तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी ये ऑफिस भी कहीं आना जाना है नहीं। अगर आपको ऑफिस कहीं आना जाना है तो मैं समझ सकता हूँ, बट यस, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे अच्छे से भी इस टाइम पे। पिछले 3 महीने से तो घर पे ही हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, टुडे आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन अ टॉपिक ऑफ लीजिंग। ये जो टॉपिक है आपका पेपर नंबर 14 में आता है, ठीक है, एसएफएम पेपर में आता है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग कंप्लीटली पढ़ाई करेंगे। कंप्लीटली जैसे मैं बात करता हूँ, आप तो जानती हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और ये तभी फायदा करेगा आपके लिए जब आप इस वीडियो के करने के बाद या इस वीडियो को करने के दौरान आप खुद इस टॉपिक से जुड़े जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तभी फायदा करेगा। अदरवाइज यूट्यूब पे रिविजनरी वीडियो इतना रखा हुआ है कि आप देखते रहो जी, देखते रहो। सीए सिलेबस में भी ये टॉपिक है। आप कई फैकल्टी आई थिंक यूट्यूब पे रखे होंगे वीडियो, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मतलब बहुत रास्ता है इंटरनेट पे। मैं आज बोलूँ तो इतना सारी चीज़ें कि मैं देखने में ही इतना टाइम वेस्ट, मतलब अपना टाइम गवा दूंगा कि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा। बट ट्रस्ट मी, आप खुद करोगे तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बी फ्रैंकली। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं लीजिंग। ये होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल चीज है। अगर मैं किसी असेट को एक्वायर नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूं, उस असेट को रेंट पे ले लेता हूं और उस असेट का यूज करता हूं। बस वही है लीजिंग। मतलब लीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एन असेट। ठीक है। इसमें जो पार्टी होते हैं वो दो पार्टी होते हैं, एक होता है लेसी, एक होता है लेसर। लेसी मतलब हम लेसी को जैसे टेनेंट को ट्रीट करते हैं वैसे हम लेसी को ट्रीट करेंगे, मतलब एक किरायादार। लेसर को हम जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लैंडलॉर्ड को ट्रीट करते हैं, वैसे हम लोग लेसर को ट्रीट करेंगे। मतलब लेसी को मतलब बोलेंगे हम लोग, ही इज द यूजर ऑफ द असेट हु टेक्स द असेट ऑन लीज। और लेसर को हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज द ओनर ऑफ द असेट, ओनर होगा उस असेट का, ही गिव्स द असेट ऑन अ लीज। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत नया चीज हम बता दिया आपको आज। अच्छा, क्वेश्चन जो होगा आपके सामने वो कभी कभी लेसी पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन हो सकता है और आपका लेसर पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन हो सकता है। बात हम लोग करेंगे लेसर की, लेसी के ऊपर। लेसर का हमने यहाँ पे लिखा नहीं, बट हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लेसी है इसके सामने दो चीज है। एक तो वो रेंट पे ले ले इस असेट को, यानी कि लीज कुछ पे करना पड़ेगा, लीज रेंट पे करना पड़ेगा। दूसरा, लोन ले, उधार ले मार्केट से और उस एसेट को जाके एक्वायर कर ले, बाई कर ले। ये जो सिनारियो होगा, इसी सिनारियो के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो लेसी है ऐसे सोच रहा है, अगर इस एसेट को खरीदता है तो इतना रुपया लोन लेना पड़ेगा, इतना रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इस एसेट पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इतना का टैक्स स्लैब होगा। और जब वो रेंट, अगर इसी एसेट को लीज पे लेने जाते हैं तो इतना रुपया का रेंट पे करना पड़ेगा ईयरली। सेम। अब आपसे पूछेगा बताओ ये लेसी क्या करे, क्या इसको रेंट पे लेना चाहिए या इसको लोन की तरफ जाना चाहिए। तो दोनों केस में देखना, जब ये लेसी रेंट पे लेता है सामान, मतलब उस असेट को लेता है, तो उसके पिनल अकाउंट में आउटफ्लो के रूप में आएगा रेंट, और कुछ नहीं आएगा। और इस रेंट के ऊपर जो टैक्स बचेगा, क्योंकि हम लोग पिनल में एक्सपेंस चार्ज करें तो टैक्स तो बचेगा ही बचेगा, है ना। क्योंकि टैक्स तो बचा रहा होगा ना, ये मेरा नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट रिड्यूस होगा मेरे रेंट से, तो टैक्स तो बचेगा। तो जो टैक्स बचेगा वो इनफ्लो हो जाएगा। तो मेजर पार्ट यहाँ पे आपका रेंट हो जाएगा और मेरा जो टैक्स सेविंग ऑन रेंट होगा ये होगा। अच्छा, जब मैं लोन की तरफ में बात करता हूँ, तो लोन की तरफ मैं कुछ असेट एक्वायर करूंगा तो मेरा असेट मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा, यानी कि मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। बट डेप्रिसिएशन से मेरा आउटफ्लो और इनफ्लो कुछ नहीं होने वाला, नो आउटफ्लो नो इनफ्लो, है ना। आउटफ्लो क्या होगा, तो उस लोन का रीपेमेंट और उस लोन पे मेरा इंटरेस्ट, यही मेरा आउटफ्लो होगा। और ये इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों पर मेरा टैक्स सेविंग हो रहा होगा, क्योंकि मैं दोनों को ही पिनल के एक्सपेंस साइड में बुक करूंगा, है ना।
तो अगर मैं मेजर इनफ्लो का बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, इस अगर लोन और बाई के पर्सपेक्टिव में, तो मेजर इनफ्लो मेरा होगा टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। और मैं अगर उस एसेट का आफ्टर लाइफ, मतलब लाइफ खत्म हो जाने के बाद मैं उसे मैं बेचता हूँ, उसको सैलरी वैल्यू आता है नेट ऑफ टैक्स करके, वो मेरा मेजर इनफ्लो होगा। और मेजर आउटफ्लो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट। डिसीजन मेकिंग पर्पज से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपका नेट कैश आउटफ्लो लोअर होगा। अच्छा, जब आप डिसीजन मेकिंग पर्पज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो जो भी आपका कॉमन एक्सपेंस होगा, कॉमन एक्सपेंस मतलब हम चाहे रेंट ले रहे हों, चाहे हम लोन पे जा रहे हों, दोनों में वो एक्सपेंस पे कर रहे होंगे, तो आप उसको अपने सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे नहीं, लेंदी नहीं करेंगे, आप उस एक्सपेंस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करूंगा इसके आगे। अच्छा, साथ ही साथ आप जो लेसी पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो डिस्काउंट ट्रेड आपको कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि डिस्काउंट ट्रेड क्या यूज होगा, क्या यूज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मेंटेन लिखा है, आपको आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया कि ये डिस्काउंट ट्रेड यूज होगा, बस आपको यूज करना है। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप यूज करेंगे इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब वो रेट जिस पर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, मतलब बोरोइंग डिसीजन पर्पज से आप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एप्पल टू एप्पल डिसीजन हो जाएगा। हम उसी रेट से अपने वैल्यू को डिस्काउंटिंग कर रहे होंगे और उसी रेट से हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे होंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ होगा, तो आप उसे यूज कर लेंगे, आप उसे नोट में बता देंगे कि हमने ये यूज करा है। नो मैटर व्हाट डिस्काउंट रेट you use, but both options should be discounted by same discount rate। ये आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि हम बोरोइंग डिसीजन में जा रहे हैं तो वहां पे कुछ और रेट से डिस्काउंट कर लें, और हम अगर लीज रेंटल ऑप्शन में जा रहे हैं तो वहां पे किसी और रेट से डिस्काउंट कर लें। क्यों? क्योंकि वहां पे एप्पल टू एप्पल डिसीजन नहीं हो पाएगा, एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, दोनों में ही आप सेम रेट यूज करेंगे डिस्काउंटिंग पर्पज से। अच्छा, लेसी पर्पज से ही आपको एक और यहाँ पे चीज हो सकता है, इक्विटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, मतलब बचपन मतलब बीकॉम में पढ़ते थे हायर परचेज के समय। हायर परचेज के समय जो हम लोग इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया करते थे, जो कहलाता था ईएमआई, है ना। तो सेम ईएमआई का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और इस कॉन्सेप्ट में जो हम लोग इंस्टॉलमेंट होता है, वो इंस्टॉलमेंट हमेशा, मतलब जितने भी पीरियड में हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी आपका लोन अमाउंट होगा, उसको आप डिवाइड कर देंगे पीवीएएफ। ध्यान देना, पीवी कहीं कहीं पीवीआईएफ लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं सिर्फ पीवीएफ लिखा रहेगा, कहीं कहीं पीवीएएफ लिखा रहेगा। एफ मतलब एन्युटी फैक्टर, ठीक है, आईएफ इंटरेस्ट फैक्टर, पीवीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे पीवीएफ और एफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेम ही अमाउंट हम पे करने जा रहे हैं, इसीलिए हम एन्युटी वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कॉमन अमाउंट होगा, कॉमन अमाउंट इस साल का, कॉमन अमाउंट उस साल का, कॉमन अमाउंट उस इंस्टॉलमेंट का, सेम कॉमन को हम जब अगर एक ही कॉमन, अब जब अगर हम इसे प्रैक्टिकली अगर मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। अगर मैं 500 500 500 500 और ये 500, ठीक है, ये मैंने 5 बार कोई इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, और यहाँ पे लगा दिया पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। कैसे निकालेंगे सर? उसको निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 1.10। ठीक है सर, ठीक है सर। आप फिर इसका फिर आगे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो मैं इसका अगर मैं बात करता हूँ 1 डिवाइड बाई 1.10। अच्छा, एक मिनट, आप यहाँ पे ये कर दोगे, आप उसके बाद ये कर दोगे, मतलब टू द पावर 2, ये निकल जाएगा। ये मुझे भी बता दो, ये तो आप एक्सेल जब आप ऑफिस में काम करोगे तो आप समझ जाओगे ये कैसे निकाल रहे हैं, है ना। ये निकल के आ गया मेरा। अच्छा, मैं इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर समझना, हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे मैं निकाल रहा हूँ। एक तो ये मेथड है, बहुत लंबा सा मेथड है, मतलब आने वाले टाइम में हम 2500 रुपया पे कर रहे हैं और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से निकल जाएगा।
बट एक बात बताओ, मैं अगर सिंपली क्या करता, और ये जो वैल्यू आया 3.79, ये जो वैल्यू आया इसी को हम लोग बोलते हैं PVAF, और हम PVAF इंटू ये कर देते, अगर हम सिंपल कर देते 500 को गुना कर देते 500 को गुना कर देते इससे, तो मेरा आ जाता है इससे। इतना लंबा करने का तो जरूरत है नहीं। ये हम कब कर सकते हैं, ये हम तब कर सकते हैं जब सेम अमाउंट से इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तभी हम लोग PVAF यूज करते हैं। अदरवाइज ये जब डिफरेंट डिफरेंट होगा, अगर यहाँ 500 यहाँ 700 फिर 900 फिर 400 इस तरह से होगा, तब हम लोग ये यूज नहीं कर सकते, PVAF इंटू या इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो अगर हम जो फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है वो सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाई PVAF। ठीक है, जितने साल का निकलेगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लोन अमाउंट डिवाइड बाई PVAF, इंटरेस्ट रेट और ईयर्स निकाल देंगे आप। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो प्री टैक्स होगा, ना कि पोस्ट टैक्स होगा। चलिए जी, अब हम कॉन्सेप्ट तो इतना ही है और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं लेसी पर्पज से। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन हम करेंगे सबसे पहले स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करेंगे। स्टडी मटेरियल, लेट मी ओपन स्टडी मटेरियल। ओके, ये क्वेश्चन है, ये स्टडी मैट से फर्स्ट क्वेश्चन इसी से मैच करता है। और ये क्वेश्चन जो है अभी तक 4 से 5 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, सेमी फाइनल में आ चुका है। आप स्टडी मैट में जब देखोगे तो स्टडी मैट में आपका क्वेश्चन ये होगा, पहला नंबर क्वेश्चन, योर कंपनी इज कंसीडरिंग टू एक्वायर। और ये जो क्वेश्चन है आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 या जो स्टडी मैट का क्वेश्चन आप खुद करोगे, बट सेम A to Z सेम नंबर यहाँ पे है। मैं इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, योर कंपनी इज कंसीडरिंग acquiring an additional computer to supplement its टाइम शेयर कंप्यूटर सर्विस। जैसे होता है ना शेयर सर्विस सेंटर, SSC होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्लाउड से, मतलब किसी भी क्लाइंट का अगर काम जो होता है हम लोग क्लाउड से जोड़ते हैं, मतलब सारा का सारा चीज़ एक सर्वर पर रखा हुआ है और उस सर्वर को कहीं एक बड़े कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। उसी पर्पज से एक कंप्यूटर खरीदने का ये सोच रहा है। ठीक है, तो इट हैज 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन है। एक, मार्केट में जाओ और उस कंप्यूटर को खरीद लो 22 लाख में। ठीक है, दूसरा, टू लीज द कंप्यूटर फॉर 3 ईयर फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी फॉर 5 लाख। अच्छा, एनुअल लीज रेंट प्लस 10% ऑफ ग्रॉस टाइम शेयर्ड सर्विस रेवेन्यू, मतलब जो शेयर सर्विस को जो रेवेन्यू हो रहा होगा उसका 10%, उसका 10% बोलेगा, प्लस 5 लाख रुपया आपका एनुअल रेंट भी लेगा। The agreement also require an additional payment of ₹6 lakh at the end of the 3rd year। तीसरा साल के अंत में उसको 6 लाख रुपया और चाहिए। अच्छा जी, लीज रेंट आर पेबल एट द ईयर एंड। लीज रेंट जो पे होगा वो ईयर एंड पे होगा, ऐसा नहीं कि ईयर के स्टार्टिंग में ही होगा। एंड द कंप्यूटर रिवर्स टू द लेसर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद कंप्यूटर को वो रिटर्न कर देगा लेसर के पास। ये तो नया बात बता दिया भाई। आगे, द कंपनी एस्टिमेट दैट द कंप्यूटर अंडर रिव्यू विल बी वर्थ ₹10 लाख एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। क्या बता रहा है, कंपनी क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर का जो कॉस्ट होगा तीसरे साल के अंतिम पे 10 लाख रुपए का कॉस्ट होगा। अब देखो, अब ये जो पॉइंट नंबर 2 जो बात करा था, ये पॉइंट बात करा था रेंट पर्पज से, और ये जो फिर से पॉइंट बात करने लगा, ये बात करने लगा परचेज के पर्पज से। देखो, इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को। कभी बात रेंट पे, अभी जैसे बात करना था तो उसको फर्स्ट पॉइंट पे ये चीज लिख देना चाहिए था इंस्टीट्यूट को, मतलब इस क्वेश्चन में यहीं पे लिख देना चाहिए था, बट नहीं, ये आपको इसी तरह से भड़काएंगे, इसी तरफ से आपको मतलब आपके रास्ते से आपको कंफ्यूज करेंगे। आप खुद कंफ्यूज होगा और ये क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा में आएगा, आप इससे सोचो कि यार इससे अच्छा तो मैं लास्ट जो क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल में उसे लिख देता हूँ, मैं इसको रिस्क नहीं ले सकता यार, इसमें पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, बट ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या कंपनी क्या एस्टिमेट कर रहा है कि तीसरे साल के अंत पे इस कंप्यूटर का जो कॉस्ट होगा 10 लाख रुपया होगा, यानी कि ये मेरा सैलवेज वैल्यू बता रहा है।
और रेवेन्यू क्या फोरकास्ट कर रहा है। अब देखो रेवेन्यू फोरकास्ट करने का मतलब ये फिर से लीज मतलब रेंट की तरफ बात करने लगा, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब हम लोग को जरूरत उसी में है। रेवेन्यू क्या एस्टिमेट कर रहा है कि पहला साल साढ़े 22 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, दूसरा साल का 25 लाख का रेवेन्यू ये शेयर सर्विस सेंटर जनरेट करेगा, और तीसरा साल 27.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट बता रहे हैं, मेंटेनेंस का कॉस्ट बता रहा है, जिसमें बता रहा है कि डेप्रिसिएशन को छोड़ करके, कंप्यूटर का रेंट को छोड़ करके एस्टिमेट किया जा रहा है कि एस्टिमेटेड है 9 लाख विथ एन एडिशनल ₹1 लाख फॉर स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कंप्यूटर को खरीदता हूं या मैं कंप्यूटर को लीज पे लेके चलाता हूं, दोनों ही केस में ये मेरा कॉस्ट पे होगा, यानी कि दैट इज अ कॉमन एक्सपेंस इन बोथ केस। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, दिस मे बी इग्नोर्ड। मैंने यहाँ पे इस लाइन को लिखा भी है, आप इसे इग्नोर करो, इसको समझ जाओ कि ये है ही नहीं क्वेश्चन। नहीं तो आप इसे कंसिडर करोगे, सेम कंसिडर करोगे इसके डिसीजन में, सेम कंसिडर करोगे इसके डिसीजन के कैलकुलेशन में, तो फिर क्या होगा, फालतू का पता दिमाग लगा रहे होंगे और फालतू का पता कैलकुलेशन कर रहे होंगे, बट इसका कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा, दोनों जगह तो आपस में ये नलीफाई हो जाएगा। अच्छा, देज कॉस्ट आर टू बी बॉर्न बाय लेसी, मतलब ये तो लेसी पे कर रहा है, इसीलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं अपने डिसीजन में। योर कंपनी विल बोरो एट ₹16% इंटरेस्ट टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे कुछ देर पहले रेवेन्यू का बात कर रहा था, यानी कि वो बात कर रहा था रेंट के केस में, अब यहाँ पे फिर बात कर रहा है एक्विजिशन के केस में। रीपेमेंट कैसे कैसे करना है, तो रीपेमेंट आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल्स। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इतना पे कर रहा होगा 500, सेकेंड ईयर 850, थर्ड ईयर 850, इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है यहाँ पे 352 पहला साल में, 272 मतलब 2,72,000 सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 1,36,000। ओके, द कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिसिएट इट असेट, SLM यूज करेंगे ये लोग, एंड पे 50% टैक्सेस ऑन इट्स इनकम, मतलब जितना भी इसका इनकम होगा उसका 50% टैक्स पे होता है। The management approach you to advise which alternative would be recommended and why। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व, देखो सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन जो स्टडी मैट में जो दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपको सेम ही मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है, बस थोड़ा बहुत आपको चेंज हो जाएगा, आई थिंक नंबर पे चेंज हो जाएगा यहाँ पे, बट बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है एकदम। आप खुद मतलब आप ऐसा नहीं, आप मेरे सॉल्यूशन को देख करके आप ये सॉल्व करोगे, स्टडी मैट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या हमने सॉल्व करा है, देखो जी, हम लोग पहले सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर अ लीज ऑप्शन। ठीक, लीज ऑप्शन में क्या कैश फ्लो होने वाला है, पहला 3 साल पे होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। क्या क्या जाने वाला है, लीज रेंट जाने वाला है, लीज रेंट पहला साल 5 लाख, दूसरा साल 5 लाख, तीसरा साल 11 लाख। कैसे 11 लाख, क्वेश्चन में बोला था कि भाई हम लोग 5 लाख का पे कर रहे होंगे रेंट, और जो तीसरे साल के अंत में होगा वो हम 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे, एडिशनल पे करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे लास्ट में 11 लाख रुपया यहाँ पे करते हैं, लेज रेंट हो गया, ये मेरा रेंट हो गया। अच्छा, उसके साथ ही साथ 10% ऑफ बोला था रेवेन्यू हम लोग पे करेंगे, तो तीनों साल का जो रेवेन्यू दे रखा है 22 लाख, 25 लाख और 27.5 लाख, इसका 10% भी हमने यहाँ पे 22 लाख का 10%, 2,25,000, 25 लाख का 10%, 2,50,000, 27,50,000 का 10%, 2,75,000, यानी कि हम लोग टोटल रेंट के रूप में क्या पे कर रहे होंगे, 5 लाख का ये पे कर रहे होंगे, 2,25,000 ये पे कर रहे होंगे, सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में 5 लाख ये, 2.5 लाख ये। इट मीन्स कि 7,25,000 रुपया पहले साल हम लोग रेंट पे कर रहे होंगे, सेकेंड ईयर में 7,50,000 पे कर रहे होंगे, और थर्ड ईयर में 13,75,000 पे कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस जो लीज रेंट हम पे कर रहे हैं उस पर 50% तो मेरा टैक्स सेविंग हो रहा है, तो टैक्स यील्ड में हम लोग 50% ले लेंगे, 7,25,000 का टैक्स यील्ड निकालेंगे तो 3,62,500 आएगा, यानी कि नेट का जो कैश आउटफ्लो होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ 50%, यानी कि इस केस में पहला साल में 3,62,500, सेकेंड ईयर में 7,50,000 का 50%, और इस साल में इतने का 50%। हम लोग जो पी फैक्टर निकालेंगे वो क्वेश्चन में दे रखा था, आई थिंक कितना परसेंट दिया था, 1 मिनट,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ये क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन किया नहीं है, बट यस हम लोग को क्वेश्चन में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है 16%। 16% में आप 50% टैक्स का सेविंग लेते हुए आप 8% के रेट से आप इसे डिस्काउंट कर सकते हैं। बस ये बट यस आप याद रखेंगे कि जो भी डिस्काउंट रेट आप यहाँ यूज कर रहे हैं वही आप नेक्स्ट ऑप्शन में भी आप डिस्काउंट रेट यूज कीजिएगा। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। आप इवन 20% ले लो, आप एज्यूम कर लेना कि क्वेश्चन वाज साइलेंट एंड आई हैव एज्यूम 20%, तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, आप ले लो। बट यहाँ पे 8% हमने लिया है, तो 8% के हिसाब से मैंने इन सारे नेट कैश आउटफ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा करके आज के दिन में कितना मेरा कैश आउटफ्लो होने वाला है वो हमने निकाल लिया। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अंडर द लीज ऑप्शन हम लोग का ये 12,02,925 रुपया का कैश आउटफ्लो होने वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड ऑप्शन है आपके पास लोन ऑप्शन। तो लोन ऑप्शन में हम लोग कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे। उस केस में क्या क्या जाने वाला है, तो उस केस में सबसे पहला चीज प्रिंसिपल का रिपेमेंट 5 लाख, 8.5 लाख, 8.5 लाख, ये कैसे निकला, तो ये भी साहब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंसिपल पेमेंट हम लोग पहला बार 5 लाख करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 8.5 लाख, तीसरा साल 8.5 लाख। तो ऑलरेडी ये नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ले लिया प्रिंसिपल का पेमेंट 5 लाख, 8.5 लाख और 8.5 लाख। ठीक है सर। इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का भी आपको टेंशन है नहीं, 3,52,000। बस देखो क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है, कहीं पे भी अगर हम बोलें कि ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो टफ नहीं है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पांच बार तो मैंने खुद स्कैनर में, जब ये मैं वीडियो बना रहा था तो मैं 5 बार तो खुद स्कैनर में इसको मैंने देख लिया कि ये 5 बार तो ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करके जाओगे। तो ये इंटरेस्ट का पेमेंट भी दे रखा है। अच्छा, एसएलएम बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा, एसएलएम बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका जो कॉस्ट था मुझे याद है, अभी तक मुझे याद है 22 लाख का कॉस्ट था इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए। तीसरे साल के आखिरी में 10 लाख का सैलवेज वैल्यू आएगा, यानी कि 22 में से 10 घटा दिए 12 लाख। 3 साल का लाइफ है, 4 लाख डेप्रिसिएशन, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। टैक्स सेविंग कितना होगा, तो इस इंटरेस्ट पे और इस डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होगा 50%। 3,52,000 प्लस 4 लाख का 50%, 376, अगले साल 336, अगले साल 268। नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ, नेट का कैश आउटफ्लो कितना हुआ, तो समझो प्रिंसिपल का पेमेंट कैश आउटफ्लो, इंटरेस्ट का पेमेंट कैश आउटफ्लो, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। तो प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग जो आएगा मेरा नेट कैश आउटफ्लो होगा। इन सब का जो हम पे फैक्टर वही 8% लगाएंगे और इन सब का पे फैक्टर निकाल करके हम लोग नेट कैश आउटफ्लो अंडर दिस ऑप्शन निकाल लेंगे। तो इस ऑप्शन जो आएगा वो आएगा मेरा 8,96,000 के आसपास आएगा। ठीक है सर। अब बताइए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लीज में जाते हैं 12 लाख रुपया का मेरा कैश आउटफ्लो होने वाला है, और मैं अगर लोन लेकर के खरीदने जाता हूँ तो 8 लाख का मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर होगा, लोन ऑप्शन ही बेटर है। तो आप इसको बता दोगे इट इज बेटर टू परचेज द कंप्यूटर। इस केस में आप क्या डिसीजन दोगे कि जाओ भाई कंप्यूटर आप खरीद लो। अच्छा, इस सैलवेज वैल्यू को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो 10 लाख रुपया जो आ रहा है, 10 लाख जो आ रहा है इस पे, अच्छा यहाँ पे तो कोई WDV जो होगा ऑलरेडी इसका 10 लाख का ही होगा, क्योंकि 12 लाख घटा दिए 10 लाख। यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे थे कि कहीं कहीं आप क्वेश्चन में देखोगे, वो भी आगे क्वेश्चन में दिख जाएगा, कैपिटल गेन जनरेट होगा तो उस पर मैं हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये मेरा इनफ्लो होगा। ठीक है, यहाँ हमने क्यों इनफ्लो को मैंने पॉजिटिव निगेटिव में क्यों लिया है, क्योंकि मेरा सारा आउटफ्लो मेरा पॉजिटिव में है, तो आउटफ्लो में से इसको मैं घटाता तो इसीलिए मेरा नेगेटिव में है। जब और यहाँ पे अगर कुछ बुक वैल्यू से मैं अगर ज़्यादा पे अगर मैं इसे बेच रहा होता तो मेरा वहाँ पे कुछ टैक्स का लायबिलिटी भी आता। तो ये यहाँ पे सिनेरियो है नहीं, बट क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 12 लाख रुपया घटाने के बाद बुक वैल्यू ही 10 लाख है और 10 लाख ही मैं उसे रिकवर कर रहा हूँ, इसीलिए। आगे देखेंगे जी, ये हो गया पहला क्वेश्चन। और मैं स्टडी मटेरियल का सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है फेयर फाइनेंसिंग लीजिंग कंपनी।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फेयर फाइनेंसिंग लीजिंग कंपनी, है ना। अब ये सेम क्वेश्चन हमने इस किताब में भी रखा है, फेयर फाइनेंसिंग लीजिंग कंपनी, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कस्टमर ऑफ एबीसी लीजिंग कंपनी, बिल्कुल ही 100% सेम है, बस नंबर अलग है। ये आपको मैं गिफ्ट एज अ, आप समझो कि ये गिफ्ट है, आप कैलकुलेट करोगे, आप इसे खुद बनाओगे, आप बनाओगे फेयर फाइनेंसिंग लीजिंग कंपनी, मैं इस क्वेश्चन को बनाने जा रहा हूँ। दोनों ही सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट पे बनाया गया क्वेश्चन है। ये बात करता है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, अ कस्टमर ऑफ एबीसी लीजिंग कंपनी, अ कस्टमर ऑफ एबीसी लीजिंग कंपनी हैज expressed to acquire a machine on a lease on the terms that lease rent will be paid in 3 years in the ratio of 3:2:1। ये बात करता है कि एक कंपनी है जो सोच रही है मशीन को लीज पे लेने के लिए, ठीक है, और ये जो रेंट का जो एस्टिमेट कर रही है कि हम रेंट कैसे पे करेंगे, तो पहला साल तिगुना रेंट पे करेंगे, दूसरा साल दुगना रेंट पे करेंगे, पहला साल जो मेरा अमाउंट होगा, मतलब लास्ट ईयर का जो रेंट होगा उसका दुगना हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे और उसका तिगुना हम पहली बार पे करेंगे, ठीक है जी, अगर अपनी सिंपल भाषा में बात करें तो। और अगर रेशियो में बात करें तो 3:2:1 के हिसाब से ये रेंट पे करना चाहता है। द सेल वैल्यू ऑफ द मशीन इज ₹600 लाख, मतलब अगर वो मशीन को जा रहा है खरीदने तो उसको पे करना पड़ेगा 600 लाख रुपया, और इस पर डिप्रिसिएशन वो चार्ज कर पाएगा स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, ऑन द assumption that depreciation will be charged on a straight line method, okay, and return rate of ABC leasing is 10%, रिटर्न रेट ऑफ एबीसी लीजिंग 10%, मतलब हम लोग पे फैक्टर के लिए क्या यूज करने वाले हैं, 10%। फाइंड आउट द लीज रेंटल फॉर 3 ईयर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, 3 साल का लीज रेंट कैलकुलेट करना है। टैक्स रेट जो है 35%। अच्छा, आप बोलोगे सर आप मुझे गुमराह कर रहे हो, एबीसी ये जो क्वेश्चन है वो फेयर फाइनेंस वाला कंपनी का क्वेश्चन है, उससे मैच नहीं कर। आप देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बोलेगा फेयर फाइनेंशियल लीजिंग कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंटेंडिंग टू एक्वायर अ मशीन हुज कैश्ड ऑन इज 3 करोड़। सेम लाइन को यहाँ पे दूसरे तरीका से बोलने का कोशिश किया है। ये जो फेयर फाइनेंसिंग कंपनी लीजिंग कंपनी के पास गया एज अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, उसको एक लीज पे सामान लेना है, मतलब मशीन लेना है जिसका कैश ऑन पैसा आ रहा है 3 करोड़। द कस्टमर इन ऑर्डर टू लिवरेज हिज टैक्स पोजीशन, अपने टैक्स पोजीशन को लिवरेज करने के पर्सपेक्टिव से वो 3 साल पे लीज लेने का कोटेशन मांग रहा है, और वो जो कोटेशन मांग रहा है उसका रेंटल जो पे करेगा वो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर पे करने वाला है, और बट इन डिमिनिशिंग मैनर मतलब पहले साल ज्यादा पे करेगा, उसके साल उससे कम पड़ेगा, तीसरे साल उससे कम पड़ेगा, यानी कि 3:2:1, मतलब सेम क्वेश्चन है। आप देखो वर्ड लाइन चेंज कर दिया है थोड़ा बहुत। Depreciation can be used on straight line method and fair financing marginal tax is 35% and target rate of return for financing was 10%, मतलब cost of capital, ठीक है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन 21 सॉल्व करूंगा, आप क्वेश्चन 22 सॉल्व करो। हम्म 85%, 80%, अब ठीक है। अब देखो एबीसी लीजिंग कंपनी एज कस्टमर के पास, ये कस्टमर इसके पास जाता है लीजिंग कंपनी के पास, वो बोलता है या तो आप सेल, मैं इसे सेल करूंगा 600 लाख में, इसमें आप डिप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेट आउटफ्लो क्या होगा अगर वो डायरेक्टली परचेज करता है तो उसका अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एबीसी लीजिंग कंपनी। थोड़ा स्कैन करने में बहुत थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा हाई ये हो गया है, आप डीप है नहीं, मैनेज करोगे आप थोड़ा बहुत। परचेज प्राइस है 600 लाख, ठीक है जी। इसमें से हम लोग अगर ये बात कर रहे हैं, अगर हम किसी कस्टमर को ये एक्वायर करता जाए करके डायरेक्टली परचेज करता है, तो उस केस में बता रहे हैं हम लोग, ये बता रहे हैं कि जो भी डेप्रिसिएशन पे होगा, यानी कि 600 डिवाइड बाई 3, राइटिंग पे जाएगा नहीं कोई बच्चा कि हाँ मेरा राइटिंग ऐसा ही होता है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं इवन मैंने जब फाइनल में एग्जामिनेशन भी दिया था तो मेरा राइटिंग यही था, तो आपको समझना ही काफ़ी है। 600 डिवाइड बाई 3 यानी कि 200 लाख इंटू टैक्स रेट 35%,
और PVAF क्योंकि सेम अमाउंट है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था। PVAF यूज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि सेम अमाउंट से डिप्रिसिएशन को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे टान रहे हैं। 10% के हिसाब से 3 साल के लिए हम लोग निकालेंगे तो 2.0487 आएगा, और इसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल रहे होंगे तो मेरा, अब समझो 600 लाख का मेरा 600 लाख का आउटफ्लो है और ये 174.09 का मेरा इनफ्लो है, यानी कि नेट कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है 425.91 ये होगा अगर मैं इसे खरीदता तो। ओके, लेट द लीज रेंटल ऑफ थर्ड ईयर x, सेकेंड ईयर 2x एंड फर्स्ट ईयर 3x। ठीक है, थर्ड ईयर को हमने x माना, सेकेंड ईयर को 2x माना और फर्स्ट ईयर को हमने 3x माना। ओके, इसमें हम लोगों को क्या कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो अंडर लीज रेंट। यहाँ पे मेरा इस कंपनी का क्या आउटफ्लो होने वाला है 425.91, और इस कंपनी का क्या इनफ्लो होगा अगर ये रेंट पे लगाता है तो पहला साल का रेंट 3x, सेकेंड साल का रेंट 2x, थर्ड साल का रेंट x। अब जो इस पे टैक्स पे करेगा 35%, 3x का 35% टैक्स पे किया, 2x का 35% टैक्स पे किया, x का 35% टैक्स पे किया। नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा 3x माइनस 1.05 यानी कि 1.95x, 2x माइनस 0.70 यानी कि 1.30x। ठीक है, एक x माइनस 0.35x यानी कि 0.65x। प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे टानेंगे 10% के हिसाब से, तो सबका सम होगा क्योंकि सबको डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा, ना कि PVAF करना पड़ेगा। तो 3.3345x आएगा। अब मुझे बताना, ये बात कर रहा है कि आपको आउटफ्लो 10% के हिसाब से 425.91 जाने वाला है और इनफ्लो जो होगा 3.3345 के हिसाब से होने वाला है। तो मुझे याद है जब मैं, अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो ये कब होगा, जब ABC लीजिंग कंपनी है, जो भी वहाँ पे फेयर फाइनेंस जो भी कंपनी होगा लीज रेंट को इसे प्रोवाइड करेगा। ये कब होगा, जब इसे वो बाई कर रहा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ जो आया 3.3345x आया। आउटफ्लो जो मेरा है वो मेरा आउटफ्लो कितना है, आप आउटफ्लो देख पाओगे 425.91 425.91। अब जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा अगर हम 425 को डिवाइड कर दें 3.3345 यानी कि 120.27, ये हो गया मेरा x का अमाउंट। यानी कि फर्स्ट ईयर का अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर का लीज रेंट दिस अमाउंट इनटू 3, सेकेंड ईयर का मैं अगर बात करता हूँ दिस अमाउंट इनटू 2, और मैं अगर थर्ड ईयर का मैं बात करता हूँ तो दिस अमाउंट यानी कि x का अमाउंट ही होगा। ठीक है जी, सेम मैंने यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझो, एक मिनट। फर्स्ट ईयर 127.73 इंटू 3, सेकेंड ईयर 127.73 इंटू 2, थर्ड ईयर 172. ये आ गया। ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट पे है, ये आया PV ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय। और ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो जस्ट लाइक आप ये समझ सकते हो IRR का कॉन्सेप्ट है कि सेम इनफ्लो और आउटफ्लो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से मैं, मतलब वो अमाउंट जिस पे मैं रेंट पे कर रहा हूँ और जो अमाउंट
जो हम उसे एक्वायर करने के समय अगर हम उसे पे कर रहे होंगे यानी कि आउटफ्लो होगा, ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू, जितने भी और भी उसमें कुछ एडिशनल अगर पे करने का होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो। तभी तो हम रेंटल कोट बता सकते हैं कि हाँ आप इतना रेंट मिनिमम इतना कोट करो, इससे ज़्यादा करो लेकिन इससे कम नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपका आधारित था। क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व करा, आप क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। आप इसे अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेम वे में यहाँ पे भी आपको ये बनाया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के हिसाब से जाना चाह सकते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे भी सॉल्यूशन आप रेफर कर सकते हैं जो भी हमने प्रेजेंटेशन दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी company limited is facing two options as under in respect of acquisition of an asset value rupees 1 lakh, either to acquire the asset directly by taking a bank loan, मतलब इसके पास दो ऑप्शन है। पहला, बैंक जाए, लोन 1 लाख रुपया कोट है, 5 साल का इंस्टॉलमेंट पे करने के हिसाब से और 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करे, ये पहला ऑप्शन है, और इस एसेट को एक्वायर कर ले। दूसरा ऑप्शन है टू लीज इन द एसेट एट ईयरली रेंटल 320 रुपया पर 1000, मतलब 1000 के ऊपर उसे 320 रुपया पे करना पड़ेगा, है ना। तो 1 लाख के ऊपर कितना पे करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं बात करूं 1000 के ऊपर 320 पे करना पड़ रहा है तो 1 लाख के ऊपर 32,000 पे करना पड़ेगा, है ना। तो 32,000 उसे पे करना पड़ेगा फॉर 5 ईयर, पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे अगर वो एसेट एक्वायर करता है तो उसको डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से WDV मेंटेन करना पड़ेगा, 50% का टैक्स रेट होगा, और ये कंपनी जो है डिस्काउंट रेट 16% यूज करेगी जी, ठीक है। You are required to indicate to you are to indicate in your report which option is more preferable to the company, कौन सा ऑप्शन इस कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। Restrict calculation over a period of 10 year, the present value of 1 रुपीज, यहाँ पे पीवी फैक्टर दे रखा है 10 सालों के लिए 16% का। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने इसे ऑलरेडी VVI मार्क कर रखा है। अ कंपनी विश टू एक्वायर एन असेट कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, मतलब एक कंपनी एक असेट 1 लाख रुपए की लागत से खरीदना चाह रही है। द कंपनी हैज एन ऑफर फ्रॉम अ बैंक टू लेंड एट 18%, मतलब उसको बैंक से एक ऑफर भी मिला है कि हाँ वो उधार ले सकता है 18% के हिसाब से। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 5 इक्वल ईयर इंडेड इंस्टॉलमेंट, मतलब 5 इक्वली उसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ेगा साल के आखिरी तारीख को। अ लीजिंग कंपनी हैज आल्सो सबमिटेड अ प्रपोजल, अब उसको देखो एक लीजिंग कंपनी भी उसको एक प्रपोजल दे रखा है उस कंपनी को कि टू एक्वायर द एसेट ऑन अ लीज एट अ ईयरली रेंट ऑफ रुपीज 280 पर 1000 ऑफ द एसेट वैल्यू। 1000 के एसेट वैल्यू पे उसको 280 रुपया पे करना है, यानी कि 1 लाख के एसेट पे उसे 28,000 रुपया पे करना है, 5 साल उसको पे करना है ईयर एंड पे। डेप्रिसिएशन 20% का लगेगा। सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द 5 ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 1000। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका स्टडी मटेरियल में ये इन्फॉर्मेशन नहीं था, वहां पे कुछ सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखा है। Whether the company should accept the proposal of the bank or a leasing company, टैक्स रेट 50% है और 18% के हिसाब से डिस्काउंट रेट होगा, और आपका स्टडी मटेरियल वहाँ पे हो रहा था 16% के हिसाब से, और ये 280 के हिसाब 280 ना देकर के वहाँ पे 320 दिया हुआ है कि 32,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पे होगा, लीज रेंटल पे होगा, सॉरी। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, बस नंबर ऊपर नीचे है, और इवन यहाँ पे एक और एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल पॉइंट दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं क्यों करा रहा हूँ एडिशनल क्वेश्चन ये सारे, क्योंकि आपका हैंड्स ऑन होगा इन सब पे और खुद से बनाओगे क्वेश्चन अपना स्टडी मटेरियल का, ताकि आपको क्या हो कि एडिशनली इन सब नंबर चेंज करके एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो कि हाँ मतलब सेम इन नेचर का हम लोग क्वेश्चन करके जाएंगे।
और एडिशनल भी क्वेश्चन करके जाएंगे, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। लीजिंग से ज़्यादा इजी तो हमको एसएफएम में कुछ मतलब म्यूचुअल फंड के बाद मुझे लीजिंग ही सबसे ज़्यादा लगता है। मैंने पहले ही बताया था, कुछ टेक्निक बताया था कि एसएफएम कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले ना छोटा छोटा टॉपिक जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ये सबसे पहले करना, उसके बाद लीजिंग हो गया है, उसके बाद फिर आप पोर्टफोलियो ऐसे करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डेरिवेटिव लेके बैठ जाना फिर। और ये मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ना है कोई भी चीज़ को। मैं जो बता रहा हूँ वही परफेक्ट नहीं होगा सारे स्टूडेंट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला बात हम लोग निकालेंगे कैश आउटफ्लो, क्योंकि दोनों में ही मेरा आउटफ्लो होने वाला है। लीज में लूंगा तो भी मेरा आउटफ्लो होगा, अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो भी मेरा बैंक से लोन लेकर के मैं पे बाई करूंगा तो उस केस में भी मेरा आउटफ्लो होगा। तो कैश आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन, तो बोला है 280 रुपया पर थाउजेंड वैल्यू, यानी कि 1 लाख पे मेरा कितना होगा रेंट, 28,000 का हिसाब से होगा। और ये बिल्कुल ही सेम है, तो मैं PVAF लगा लूंगा। और इस 28,000 पे तो 50% का मेरा टैक्स सेविंग होगा, यानी कि 14,000 रुपया ही मेरा आउटफ्लो होने वाला है। तो 14,000 को मैं PVAF से निकाल लूंगा, तो 43,778 का मैं आउटफ्लो कर रहा हूँ अगर मैं लीज ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जाता हूँ तो। अच्छा, कैश आउटफ्लो अंडर लोन एंड बाई ऑप्शन कभी कभी हो जाता है। देखो क्या है ना कि ये प्रैक्टिस आप करेंगे तब पता चलेगा कि मैं ये कटकुट आप देख रहे हैं ना, ये होता है कभी कभी। ऐसा नहीं, इससे घबराने का नहीं है। आप बनाएंगे तभी गलती होगा, नहीं बनाएंगे तो कोई गलती नहीं होगा जी, आपके ऊपर डिपेंड करना है। अब देखो इस केस में क्या है, 5 साल तक मैं एक टेबल तैयार करूंगा यहाँ पर। पहला साल, पहला हमने कॉलम रखा है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट तो दिया नहीं है। क्या मैं प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ, उसके बाद जो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, सॉरी इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ, वो इंटरेस्ट। डिप्रिसिएशन आएगा, यूज होगा डिप्रिसिएशन, SLM नहीं, यहाँ पे WDV होगा यूज, WDV के हिसाब से। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। नेट कैश आउटफ्लो क्या क्या होगा, तो प्रिंसिपल का रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट में से हम टैक्स सेविंग घटा देंगे। अब इसको हम PV फैक्टर पे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे निकालेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, बस निकल जाएगा। इस ऑप्शन से भी मेरा आउटपुट निकल जाएगा। एक एक करके 1 साल का मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, 2 साल का सारा डिस्कशन करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। पहला, एक फर्स्ट ईयर के एंडिंग पे, फर्स्ट ईयर के एंडिंग पे मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ 20,000 रुपये, यानी कि उस साल तक मुझे इंटरेस्ट कितना का पे करना पड़ेगा, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से, यानी कि 18,000 रुपया जी। और 1 लाख का 20% में डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहा हूँ, यानी कि 20,000 रुपये, है ना। अच्छा, टैक्स सेविंग क्या क्या होगा, 18,000 रुपये प्लस 20,000 रुपया, यानी कि 38,000 का 50% 19,000। अब क्या मेरा एग्जैक्ट आउटफ्लो हुआ, तो ये प्रिंसिपल का पेमेंट रीपेमेंट 20,000 प्लस 18,000 रुपया इंटरेस्ट, 38,000, 38,000 में ये 19,000 रुपया का सेविंग, 19,000 रुपया का आउटफ्लो। वी फैक्टर 18% के हिसाब से मैं निकालता हूँ पहले साल के लिए, तो 0.847 यहाँ पे आप परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड ईयर के लिए, आपके पास जो सेकेंड ईयर के एंडिंग में लोन का अमाउंट बचा हुआ है 20,000 तो ऑलरेडी मैंने पिछले साल पे कर दिया, यानी 80,000 रुपये बचा हुआ है। 80,000 में 20,000 फिर पे करूंगा, है ना, क्योंकि 5 साल में एक कोली अमाउंट मुझे प्रिंसिपल पे करना है, तो 20,000 का पेमेंट आएगा। तो मैं 20,000 रुपये पिछले साल पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा 80,000 रुपया, है ना। अब 80,000 का 18% इंटरेस्ट 14,400। अच्छा, इस 1 लाख में मैं 20,000 रुपये ऑलरेडी मैं डिप्रिसिएशन चार्ज कर रखा हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू होगा 80,000 होगा, और 80,000 का 20% 16,000। या देखो क्या होता है ना कि अब ये सब थोड़ा टेक्निक सीखना पड़ेगा। अब आप ज़्यादा कैलकुलेटर चलाएंगे नहीं। अब 1 लाख का 20% आपको 20,000 रुपये डिप्रिसिएशन पिछले साल आया था, ठीक है जी, 20,000 पिछले साल आया था। और मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज कितना करना है, 20% के हिसाब से डिमिनिशिंग वैल्यू, मतलब WDV मेंटेन करना है। तो 100 रुपए का चीज इस साल कितना कितना पे आ जाएगा, 80 पे आ जाएगा। इस साल का 100 रुपये अगले साल कितने पे चला जाएगा, 80 पे चला जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो मेरा बेस होगा ये 100 मान लूंगा, अगले साल में से 80% निकाल लूंगा। अगले साल के लिए मैं इसको 100 मानूंगा, और अगले साल में से 80% पे निकाल लूंगा। सेम वे में इसे मैं 100 मानूंगा, इसे मैं 80% निकाल लूंगा। आप कैलकुलेटर पे करके देखना, तो क्या होगा ना कि आप डायरेक्टली घटाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप नॉर्मली कैसे करोगे, 1 लाख में 20,000 इसे घटाओगे, 80,000 आएगा, उसमें से आप 20% निकालोगे। फिर अगले साल के लिए क्या करोगे, 1 लाख में 20,000 ये घटाओगे, 16,000 ये घटाओगे, जो आएगा उसमें आप 20% करोगे। उतना करने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपली आप डिप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
उस हिसाब से आप टोटल हर साल का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लेंगे। 5वां साल में दो अलग टॉपिक, दो अलग चीज आएगा। जैसे कि पहला चीज आएगा सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या है? अच्छा, मैंने लिखा सारा डेटा आउटफ्लो का, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने यहाँ पे जान से लिखा क्योंकि आपको समझ में है। सारा वैल्यू आउटफ्लो का है और पॉजिटिव में है, तो मैं इनफ्लो को किस रूप में रखूंगा? निगेटिव में रखूंगा। ठीक है, तो मेरा सैल्वेज वैल्यू जो है वहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया था कि 1000 रुपए का सैल्वेज वैल्यू आएगा, उस 1000 को मैं यहाँ पे रख दूंगा और उसको भी मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ला दूंगा जी। अच्छा, टैक्स यील्ड ऑन लॉस। लॉस कैसा है? जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन कर रहे थे तो हम वहां पे बताए थे कि जैसे ही हम सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा कि हमने उस, क्योंकि ये तो बाई ऑप्शन है ना, तो आपका असेट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में ये असेट बुक वैल्यू होगा। जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू अभी कितना होगा देखना। डिप्रिसिएशन आप 20,000, 16,000, 12,800, 10,000 ये सब घटाने के बाद आपका जो बुक वैल्यू होगा वो बुक वैल्यू होगा, देखो एक मिनट, बुक वैल्यू जो होगा आफ्टर 5 ईयर 32,768 कैसे आया? कॉस्ट में से वो सारे डिप्रिसिएशन घटाने के बाद। अच्छा, इस पे से हमने मार्केट वैल्यू मतलब सैल्वेज वैल्यू 1000 रुपया मुझे रिसीव हुआ, तो मेरा लॉस हो गया 31,000 का लॉस हो गया। अच्छा, इस लॉस को हम क्या करेंगे? टर्मिनल लॉस बोल करके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। अरे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जैसे ही जाएगा तो ये तो एक्सपेंस बुक हुआ ना। अब इस एक्सपेंस में मेरा टैक्स सेविंग होगा, तो टैक्स सेविंग होगा तो मेरा कितना टैक्स सेविंग होगा? 50% टैक्स सेविंग होगा, तो ये 50% आपका यहाँ पे भी लेस हो जाएगा एज अ इनफ्लो। तो आप देख रहे हैं सारा आउटफ्लो है और ये 1000 और ये 15,894 का प्रेजेंट वैल्यू घटाने के बाद जो आएगा 51,345। कौन बेटर है? 51,000 रुपया पे करना बेटर है या 43,000 रुपया पे करना बेटर है? 43,000 पे करना बेटर है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे? आप बोलोगे कि भाई आप जाओ लीज पे ही सामान को ले लो। डिसीजन क्या देंगे? लीज इज बेटर सिंस इट लीड्स टू कैश लेस कैश आउटफ्लो। ठीक है जी, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आप स्टडी मटेरियल देखोगे तो टोटल 9 क्वेश्चन है और मैं टोटल 9 का 9 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आप जाएंगे नहीं, आप बिल्कुल नहीं बने रहेंगे और टोटल वीडियो देखेंगे, नहीं तो फिर फायदा नहीं करेगा आपको। फिर मुझे मत बोलना कि आधा पढ़ाया चाहे कम पढ़ाया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एसएफएम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एलाइट बिल्डर, मतलब अब हम इसे ई कंपनी बोलेंगे। ई कंपनी हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ फॉरेन एम्बेसी टू बिल्ड फॉर इट अ ब्लॉक ऑफ 6 फ्लैट, अच्छा, टू बी यूज एज गेस्ट हाउस। मतलब एक कंपनी के पास एक फॉरेन एम्बेसी के द्वारा उसको कुछ, मतलब एक ऑफर मिलता है। ऑफर क्या मिलता है? उसे एक फ्लैट बनाना है, मतलब एक ब्लॉक बनाना है, 6 फ्लैट का एक ब्लॉक बनाना है जो कि गेस्ट हाउस के पर्पज से यूज होगा। ये तो आपका काम का है नहीं, बस ये काम का है कि उसे एक फ्लैट बनाना है, 6 फ्लैट का एक ब्लॉक बनाना है। एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फॉरेन एम्बेसी वुड प्रोवाइड एलाइट बिल्डर द प्लान एंड द लैंड costing ₹25 lakh. Okay, elite builder would build the flat at their own cost and lease them to a foreign embassy. अच्छा, ये नया चीज, मतलब ये जस्ट लाइक आई थिंक कंस्ट्रक्शन कंपनी और बिल्डर जैसा काम कर रहे हैं, है ना, कि आप अपने जमीन पे ही अपना क्या बोलते हैं उसको, घर बनाओ, और घर बनाने के बाद देखो क्या बोलता है, इलाइट बिल्डर वुड बिल्ड द फ्लैट एट देयर ओन कॉस्ट एंड लीज देम टू द फॉरेन एम्बेसी, और उसको आप लीज पे मुझे दो। ठीक है जी, 15 साल का लीज पे मुझे दो। एट द एंड ऑफ विच द फ्लैट विल बी ट्रांसफर टू द फॉरेन एम्बेसी फॉर अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 8 लाख रुपया, और 15 साल के आखिरी पे ये फ्लैट एम्बेसी के नाम हो जाएगा 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए वो पे करेगा उस वक्त। ठीक है जी, एलाइट बिल्डर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज फॉलो। बोलता है कि एरिया पर फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट, एरिया पर फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट, ओके,
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब पर फ्लैट बता रहा है कि एक फ्लैट बनेगा आपका 1000 स्क्वायर फीट में। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा है 400 रुपया पर स्क्वायर फीट बता रहा है। रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट बता रहा है 2.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बता रहा है। ओके, इलाइट बिल्डर विल इनकर 4 लाख ईच इन ईयर 14 एंड 15 टुवर्ड्स रिपेयर। मतलब इलाइट बिल्डर मतलब बिल्डर कंपनी जो है 14 साल और 15वें साल में 4-4 लाख रुपया पे करेगा, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा। अच्छा, इलाइट बिल्डर क्या प्रपोज कर रहा है लीज रेंटर के लिए कि मैं 1 साल से 5वां साल तक मैं नॉर्मल लीज रेंटल आपसे लूंगा और 6ठे साल से 10वां साल तक मैं आपसे जो नॉर्मल लीज रेंटल होगा उसका 120% यानी कि 20% वहां पे इंक्रीज कर रहे हैं और 11वें साल से 15वां साल तक मैं आपसे 150% ऑफ नॉर्मल लीज रेंटल आपसे रेंट लूंगा। ठीक है सर। इलाइट बिल्डर प्रेजेंट टैक्स एवरेज एट 35% विच इज लाइकली टू बी सेम इन द फ्यूचर। मतलब अभी जो है प्रेजेंट में 35% का टैक्स रेट के स्लैब में वो आता है और आगे वो सेम एक्सपेक्ट कर रहा है कि यही रहेगा, 35% ही रहेगा। तो हम लोग कैलकुलेशन 35% के हिसाब से ही करेंगे। द फुल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन विल बी रिटर्न ऑफ ओवर 15 ईयर at a uniform rate and will be allowed for the tax purpose. You are required to calculate the normal lease rental per annum per flat. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? लीज रेंटल कैलकुलेट करना है पर एनम पर फ्लैट। फॉर योर एक्सरसाइज यू में एज्यूम मिनिमम डिजायर रिटर्न ऑफ 10%, मतलब 10% का कंपनी आप मान के चलो कि 10% का रिटर्न कमाना है। रेंटल एंड रिपेयर विल अराइज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब 14वें साल और 15वें साल का आखिरी तारीख यानी कि साल के आखिरी दिन हम लोग उसे पे कर रहे होंगे। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? परसेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग करने के पर्पज से मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? मैं अगर 14वें साल के आखिरी में मैं इसे पे कर रहा हूँ तो मैं पूरे 14 साल का पे फैक्टर लगाऊंगा और अगर 14वें साल का फर्स्ट डे में पे कर रहा हूँ 13 साल का पे फैक्टर लगाऊंगा, 13 साल का। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट विल बी इनकर्ड एट अ टाइम ऑफ 0, मतलब इनिशियल आउटले है। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, ये सब मैं इनिशियल आउटले मान के चलूंगा। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर आराम से करेंगे, घबराना नहीं है, नहीं तो फिर कंट्रोल नहीं रहेगा आपका। देखो इनिशियल आउटफ्लो 6 फ्लैट बनाएंगे, 1000 स्क्वायर फीट में बनेगा, 400 रुपये का कॉस्ट आएगा यानी कि 24 लाख रुपया। इसका रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट 2.5%, 24 लाख का 2.5% 60,000 आ गया जी। टोटल कॉस्ट 24,60,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू पे ही है क्योंकि इनिशियल में पे कर रहा हूँ, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। अच्छा, ये मेरा रिपेयर कॉस्ट है वो मेरा आने वाले टाइम पर है यानी कि ईयर 14 पे और ईयर 15 पे, इसका प्रेजेंट वैल्यू। तो रिपेयर का कॉस्ट 4 लाख, इसमें से मेरा टैक्स सेविंग हो जाएगा 35% यानी कि 2,60,000 और ये 14वें साल पे हो रहा है तो 14वें साल पे मैं इसे डिस्काउंटिंग करूंगा तो मेरा 2.2633 आएगा। डिस्काउंटिंग के लिए जो रेट बोला था आपको क्वेश्चन में, आप वही रेट लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक मिनट, आप यहाँ पे जो रेट लेंगे, मैंने एक मिनट ये रेट कहाँ पे बोला था, हाँ, मिनिमम डिजायर रेट ऑफ रिटर्न है इज 10%, यानी कि ये आप 10% के हिसाब से लेंगे 14वें साल का। ये भी मैं करके दिखा दूँ या आप कर लोगे? कर लेंगे सर, ऐसे करके दिखाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.10 टू द पावर 14 तो आएगा 0.2633 है ना। तो इसे आप खुद कर लोगे। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग को ये सब चीज़ें आता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना। तो जो आएगा 68,000 आएगा। और सेम कॉन्सेप्ट 15वें साल का भी आप रिपेयर कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो आपका टोटल कॉस्ट 24,60,000 प्लस 68,000 प्लस 62,000 यानी कि 25,90,707, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लो होने वाला है। ओके, अब जो आएगा लीज रेंटल का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि मैंने तो कोटेशन देना है कि मैं कितना रेंट उसे चार्ज करूंगा।
मेरे पास कोई रेंटल अमाउंट दिया नहीं, बस बोला नॉर्मल रेंट पहला साल से अगले 5 साल तक लूंगा, उसके साथ उसके बाद में 1.2। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स, 6 फ्लैट का रेंट एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला साल से 5वां साल में लीज रेंटल एक्स ले रहा हूँ, 6 साल से 10वां साल तक मैं 1.2x ले रहा हूँ, और 11वां साल से 15वां साल तक 1.5x ले रहा हूँ, ठीक है जी। इसके फर्स्ट ईयर से 5 ईयर तक 3.79, और 6 ईयर से 10 ईयर तक 2.35, एंड 11 ईयर से 15 ईयर तक 1.46। अब बोलोगे सर ये कैसे निकला 2.35 1.46? अगर आपको ये निकालने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे निकला है, बट आई थिंक कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही बना के रखें। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पहली साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे ही करके मैं यहाँ पे टोटल 17 ईयर का ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो +1 डिवाइडेड बाई 1.10 टू द पावर 1, ये है ना। आप इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, तब दिखा भी नहीं सकते, कैलकुलेटर है तो भी नहीं दिखा सकते, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अपने को तो 15 साल से ही मतलब है। तो फर्स्ट 5 ईयर का जो एन्युटी फैक्टर आएगा, फर्स्ट 5 ईयर का जो एन्युटी फैक्टर आएगा वो आएगा ये 3.79। अब देख रहे हैं यहाँ पे 3.79। 6 to 10 ईयर का जो आएगा, 10 ईयर का ये आएगा 6.144। बट ये 6.144 जो आया, ध्यान दोगे 6.144 जो आया 1 से 10 साल का है, लेकिन मुझे तो 6 से 10 साल का चाहिए, तो मैं इसमें से इसको लेस कर दूंगा 2.35। आप यहाँ पे देखोगे 2.35। नेक्स्ट मैं 15 ईयर पे जो लूंगा ये आया, बट ये तो पूरे 5 साल का है, 15 साल का है, मेरे को तो डिफरेंशियल अमाउंट चाहिए 1.46। सो क्लियर है। अगर अभी भी दिक्कत है तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके यहाँ पे समझना कि मैंने कैसे करा है, कैलकुलेटर पे खुद करके देखना, और उसके बाद भी दिक्कत है तो फिर दिक्कत है भाई, अब मैं नहीं कर सकता उसके आगे, ऐसा नहीं, मैं फिर समझा दूंगा, मुझे बता देना आपको दिक्कत है तो। ओके, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो जो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है इनटू एक्स अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू का जो फैक्टर है इनटू 1.2x, प्रेजेंट वैल्यू का जो फैक्टर है उसका 1.5x से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 3.79 प्लस 2.82 प्लस 2.19 इज इक्वल टू 8.8x। इसमें से 35% का टैक्स का जाना होगा, क्योंकि ये मेरा इनफ्लो होगा तो मुझे टैक्स पे करना होगा, तो मैं उसे लेस कर दूंगा। लेस करने के बाद जो मेरा इनफ्लो होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनफ्लो होगा 5.72x होगा। अब मुझे लीज रेंटल कैलकुलेट करना, अच्छा एक सेकंड, एक चीज और है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो क्या है कि जब मैं इसे 24 लाख प्लस ये इनिशियल कॉस्ट, ये मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 24,60,000। तो 24,60,000 के ऊपर 15 साल तक मैं SLM मेथड से अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ तो 1,64,000 का आएगा, और इस 1,64,000 पे 35% तो हर ईयर का टैक्स भी होगा, यानी कि मेरा क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन के हिसाब से 57,400 पे मेरा टैक्स सेविंग होगा, ये भी मेरा एज ए इनफ्लो होगा। और इसको भी हम लोग टैक्स सेविंग निकालेंगे पूरे 15 साल तक। तो आप 15 साल तक आप ध्यान दो, 7.60 आया था, मैंने क्या करा 57,500 को, सॉरी 57,400 को 7.6 से मैंने मल्टीप्लाई करा, और ये भी मेरे लिए एज ए इनफ्लो ही होगा, ये भी मेरे लिए इनफ्लो हुआ। ओके, सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 15 ईयर, मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि 8 लाख में मुझे वो एम्बेसी वाले मुझे 8 लाख रुपया पे करेंगे, तो 8 लाख मैंने तो ऑलरेडी टोटल का टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके टोटल बुक वैल्यू मैंने
क्लियर कर लिया जी, कोई तो बुक वैल्यू है ही नहीं, यानी कि टोटल का टोटल 8 लाख जो आएगा वो मेरे लिए क्या होगा, मतलब मेरे लिए वो इनकम होगा। ठीक है, अच्छा, उस पर मैं 30% 35% तो मैं टैक्स पे कर दूंगा। मेरे लिए अगर वो इनकम होगा, कैपिटल गेन होगा, तो 35% मैं टैक्स पे कर दूंगा। जो 35% मैंने टैक्स पे करा तो मेरे लिए इनफ्लो कितना हुआ, 65%। तो 8 लाख का 65% 5,20,000, और ये 15वें साल आएगा तो 15वें साल का जो पीवी फैक्टर है 0.24 यानी कि 1,24,800, ये मेरे लिए इनफ्लो होगा। तो मेरे लिए इनफ्लो 1,24,800, मेरे लिए इनफ्लो 4,36,240, मेरे लिए इनफ्लो 5.72x, और मेरे लिए आउटफ्लो 25,90,707। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, रेंट निकालना है कि मुझे रेंट कितना चार्ज करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका लेसर प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसको ब्रेक इवन लीज रेंटल ही बोलते हैं। ठीक है, उतना हम लोग टेक्निकल चीज नहीं पढ़ने वाले, बहुत सिंपल तरीका से एसएफएम पढ़िए। जितना टेक्निक चीज से आप पीछे जितना दूर रहिएगा उतना ही आपको ज्यादा समझ में आएगा, सिंपल भाषा में समझना है एसएफएम को। तो यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इनफ्लो क्या क्या था, 5.72x प्लस 4,36,240। कौन सा 4,36,240, डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग, सैलवेज वैल्यू का टैक्स सेविंग, सैलवेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, ये भी आ गया 1,24,800 इज इक्वल टू 25,90,707। आप ये सब चीज देख लोगे, ऑलरेडी हमने कोशिश करा है एक्स को कैलकुलेट करने के लिए। थोड़ा मैथमेटिकल आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा इशू होता है थोड़ा, इसीलिए मैंने एक्स को यहाँ पे लॉन्ग कैलकुलेशन करके समझाने का कोशिश करा है। तो 59,139 आप लीज रेंटल पर फ्लैट सेम बेसिस से चार्ज करेंगे। आपका स्टडी मटेरियल थोड़ा फ्रैक्शन व्रैक्शन को लेकर के कैलकुलेशन करेगा, तो आपका आंसर जो होगा वो 59,092 आया है, मतलब 40 रुपीज वो मायने रखता नहीं, वो आप कंसिडर कर सकते हैं हमारे आंसर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द S Limited has taken a plant on a lease valued at ₹20 करोड़। 20 करोड़ में वो एक प्लांट को लीज पे लेने जा रहा है, ले चुका है, has taken a plant. The lease arrangement is in the form of leverage lease. Kuber Leasing Limited is the equity participant and Hindustan Bank Limited is the loan participant. They fund the investment in the ratio of 2:8। मतलब जो ये जो लीज पे लिया है उसका जो लीज रेंटल पे हो रहा है वो कौन कौन पे कर रहा है, एक कुबेर लीजिंग लिमिटेड है, मैंने के लिमिटेड है और एच लिमिटेड है। के लिमिटेड इक्विटी पार्टिसिपेंट के रूप में वो हिस्सा ले रहा है और एच लिमिटेड एज ए लोन पार्टिसिपेंट के रूप में हिस्सा ले रहा है। और दोनों पार्टिसिपेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट करा है 2:8 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करा है। तो इक्विटी वाले 20 करोड़ का 20% यानी कि 4 करोड़, और लोन वाले 20 करोड़ का 80% यानी कि 16 करोड़ लोन वाले दे रखे हैं। अच्छा, ये जो लोन वाले जो हैं, द लोन फ्रॉम HBL कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 19%, मतलब उसको 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करना पड़ रहा है, यानी कि उस पर 19% का कॉस्ट है, इंटरेस्ट का कॉस्ट है, जो कि पेबल है एट द 6th इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, द लीज टर्म इज 6 ईयर, लीज भी 6 साल का है, विथ लीज रेंटल पेबल एनुअली इन द अर्लियर। ठीक है, compute the equated annual installment from the point of view of HBL। HBL कौन था जी, HBL आपका लोन पार्टिसिपेंट था, यानी कि 20 करोड़ का 80%। इसको भी हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। ओके, 20 करोड़ का 4 करोड़ के वाले पार्टिसिपेंट हैं, एच वाले 16 करोड़ पार्टिसिपेंट है। पहला क्वेश्चन था आपका कंप्यूटेशन ऑफ इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था जी, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय PV AF। क्यों AF, क्यों, क्योंकि एन्युटी फैक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इक्वल अमाउंट हमको निकालना है। तो 16 करोड़ को आप डिवाइड करोगे इसके PV फैक्टर से। अब मैं यहाँ पे निकाल करके नहीं दिखा रहा, 19% और 15%, 19% पे है ना, आप खुद निकालोगे PVAF और 16 करोड़ को डिवाइड करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन था इफ द लीज रेंटल इज अननोन, इफ द लीज रेट इज अननोन, मतलब लीज रेट का पता नहीं कितना लीज रेंट पे करना है,
एंड HBL का प्री टैक्स यील्ड है 25%, मतलब HBL का एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न है 25%. व्हाट इज द मिनिमम लीज रेंट दैट मस्ट बी कोटेड? तो इसको कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम लीज रेंट, प्री टैक्स यील्ड है 25%, इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके चलते हैं 25% का. अच्छा, ये जो हमने लिखा है ये हमने कॉन्सेप्ट पर्पज से लिखा है कि मिनिमम लीज रेंट शुड बी एट लिस्ट इक्वल टू दैट अमाउंट विच टू बी पेड टू लोन पार्टिसिपेंट एंड इक्विटी पार्टिसिपेंट. मतलब मिनिमम लीज अमाउंट तो उतना होना चाहिए जितना हम लोग को लोन पार्टिसिपेंट को पे करना पड़ रहा है और हम लोग इक्विटी पार्टिसिपेंट को हम लोग एनुअली पे करेंगे. अच्छा, लोन पार्टिसिपेंट को कितना पे करना है वो तो हमने खुद ऊपर निकाल लिया था, क्योंकि सेम ही पीरियड था 6 साल. तो 4,69,23,573. ये थोड़ा इंस्टीट्यूट का थोड़ा यार मेरे को इतना नंबर देख कर खुद थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट कोई ऑप्शन है नहीं, थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको इतना. तो फॉर लोन पार्टिसिपेंट के लिए हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे. अब इक्विटी पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से निकालते हैं. तो 4 करोड़ के हिसाब से मेरे को 25% के हिसाब से 6 साल तक कितना पे करना पड़ेगा? उसका होगा 135,52,890. तो मिनिमम लीज रेंट कितना कोट होना चाहिए? मिनिमम लीज रेंट 469 प्लस 135 इक्वल टू 6047. अब ये जो अमाउंट होगा वो मिनिमम लीज रेंट होगा. बहुत सिंपल हमने यहाँ पे सोल्यूशन करा है. आप मैं तो रेफर करूंगा कि ये इंस्टीट्यूट का आंसर को आप रेफर ना करें, नहीं तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए. सो बहुत सिंपल सोल्यूशन हमने यहाँ पे दिया है, आप इसे रेफर करेंगे, आप इसे खुद बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैंने खुद लिख दिया, सेम एज पर क्वेश्चन नंबर 3, डू इट बाय सेल्फ. मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये असेट का कॉस्ट है 120 लाख, टैक्स का डिप्रिसिएशन है 40%, यूजफुल लाइफ है 4 ईयर, रेसिडुअल वैल्यू है आफ्टर 3 ईयर 25.92 लाख, लीजिंग पर्पज से फुल पे आउट 3 ईयर लीज कोटेड एट 434 रुपया पर 1000. ओके, ये वही क्वेश्चन है जो हमने, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जो 320 रुपये के हिसाब से पे करना था आपको. हाँ, ये 320 रुपये के हिसाब से पे करना था, और इसको भी मैंने सॉल्व नहीं करा था. इसके अलावा मैंने इसके एडिशनल में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, जिसमें हमने 280 रुपये के हिसाब से मैंने बताया था आपको, है ना. आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे. अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो मुझे बताना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा. अच्छा, हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. ये जो मेरा नंबर है 9308305682 व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स है, लगभग 100 स्टूडेंट के आसपास होंगे. सीनियर फाइनल के स्टूडेंट हैं, इंटर के भी. मैंने तो वो फाइनल पर्सपेक्टिव से बनाया था, बट इंटर के भी आई थिंक स्टूडेंट है उसमें. तो वहाँ पे लोग आपस में क्वेश्चन आंसर सॉल्व, मतलब जहाँ भी कोई फंसते हैं तो वो क्वेश्चन भेजते हैं, लोग आपस में क्या करते हैं, लोग डिस्कशन करते हैं. तो अगर इसमें से अगर किसी को स्टूडेंट को जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे बस एक मैसेज कर देना, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे. और आप भी वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं भी सॉल्व करता हूँ वहाँ पे. अगर थोड़ा समय का मेरे साथ दिक्कत होता है तो मुझे समय मिलता है, जैसे ही मैं वहाँ पे सॉल्व करता हूँ. आप अगर ऐड होना चाहोगे तो ऐड हो जाना. क्वेश्चन नंबर 6 में छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चल रहे हैं. हम लोग फिनिशिंग के ऊपर ही है. टोटल 9 क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन हमने डिटेल डिस्कशन करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे. जल्दीबाजी नहीं करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम आराम से करना है. ये टॉपिक ऐसा है कि आप बिना क्वेश्चन को पढ़े सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो थोड़ा मुश्किल है. क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ये क्वेश्चन लेसी पर्सपेक्टिव से है, एक लेसर पर्सपेक्टिव से है. जब तक चीज को विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे. और होगा क्या लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द, आप क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, एक एग्जामिनेशन में जाएंगे, लीजिंग का एक लंबा क्वेश्चन दिखेगा, बोलेगा यार इसको छोड़ करके कुछ और बना लेते हैं, इसको ऑप्शनल मान लेंगे. बट ऐसा करने की जरूरत है नहीं. ये स्कोरिंग है, ये बहुत अच्छा चीज है, आप बना करके आना एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आना. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं.
ये बोलता है HV फाइनेंस लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू इंटर द कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस। ये कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस में इंटर करने को सोच रहा है HV फाइनेंस लिमिटेड। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी परचेज फॉर 2 lakh each and in turn to be leased out 50,000 per year of 8 year for 8 year with the initial payment occurring at the end of the first year। क्या बोलना चाह रहा है, एक बिजनेस है, एक कंपनी है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर को परचेज करेगा और उसी कंप्यूटर को 50,000 रुपए के हिसाब से उसको लीज पे लगा देगा, लीज आउट कर देगा, मतलब लीज के बिजनेस में आना चाहता है, ठीक है। यू मे इग्नोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, ओके, थोड़ा तो आप रिलीफ मिला, टैक्स और डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने के लिए बात कर रहा है। बोलता है एस्टिमेट द एनुअल बिफोर टैक्स एक्सपेंसेस एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके। IRR कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। IRR होता है क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है क्या है। तो जो बच्चे बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़े होंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन में IRR का बहुत ज्यादा यूज है। बेसिकली वो रेट ऑफ रिटर्न, जस्ट लाइक इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी का ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, और वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां पे मिनिमम इस कंपनी को इतना तो अर्न करना ही पड़ेगा, अगर इससे अगर अर्न कम कर पा रहा है, इस रेट ऑफ रिटर्न से अर्न कम कर पा रहा है, तो कंपनी के लिए लॉस है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, सही पोजीशन नहीं है। तो IRR का मतलब वो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न जहां पे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल होना चाहिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का, ठीक है सर। अब जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका सॉल्व, मतलब जो मटेरियल में सॉल्व कर रखा है 18.63%, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा 18.63% कैसे आएगा। मतलब मैं अगर फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को, मतलब मैं अगर फर्स्ट टाइम अगर लीजिंग को पढ़ने जाता हूँ तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि 18.63 आया कैसे, अगर मैं आंसर रेफर करता हूँ तो। बट डोंट वरी, आई विल सॉल्व, मैं इसे बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज्ड by the company in order to earn 20% annual compounded rate of return before taxes and expense। अच्छा, दूसरा कंपनी का चाहता है कि 20% का मुझे अर्न करना है, यानी कि डिजायर रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दे दिया। पहला क्वेश्चन में तो बोल दिया कि मुझे कितना कमाना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन में बोला कि मैं 20% कमाना चाहता हूं, मुझे बताओ कितना मैं लीज रेंटल ईयरली चार्ज करूं, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, assume that the firm uses the straight line method of depreciation, SLM depreciation यूज करता है, या there is no salvage value, मतलब टोटल का टोटल राइट ऑफ होने वाला है। the annual expense rupees 20,000, ठीक है। 35% of the tax rate, calculate the yearly lease payment in order to enable the firm 20% of आफ्टर टैक्स। अब देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन, बी क्वेश्चन को ही फिर से यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको देता है कि मुझे 20% रिटर्न कमाना है, डिजायर रिटर्न मेरा 20% का है, उसके साथ ही साथ मैं उस एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड से, मैं उस एसेट को मेंटेन करने के पर्पज से 20,000 रुपए एनुअली एक्सपेंस इनकर कर रहा हूँ, और इन सब के बीच में मेरा 35% का टैक्स भी मतलब इन्वॉल्व है। अब मुझे बताओ कि मुझे कितना रेंट चार्ज करना चाहिए, है ना। चौथा क्वेश्चन, फर्दर एज्यूम दैट कंपनी हैज रीसेल वैल्यू ऑफ 40,000। अच्छा, सी नंबर में बोल दिया था कि नो सेल्स वैल्यू, डी में बोल दिया ये सारा चीज सेम है, 20% का मेरा डिजायर रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग होना चाहिए, और उसके साथ साथ है कि मैं डेप्रिसिएशन SLM ही यूज करूंगा, और जब मैं उस एसेट को बेचूंगा तो मुझे 40,000 का रीसेल वैल्यू आएगा। अब बताओ मैं कितना रेंट चार्ज करूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करूंगा। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, ओके। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ IRR, मैंने क्या बोला, एट IRR मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अच्छा, आउटफ्लो मेरा 2 लाख का है, मैंने इसे नेगेटिव में ले लिया, इन्फो मेरा 50,000 का होगा, क्वेश्चन में दिया था ना 50,000 रुपया, देखो क्वेश्चन में कहाँ दिया था, मैंने भूल गया सर,
यहाँ पे दिया तो था, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया तो था कि 50,000 रुपये ईयरली में रेंट पे लगा दूंगा 8 सालों तक, है ना। तो मैं इसी इन्फॉर्मेशन पे मैं बना रहा हूँ कि मैं 50,000 रुपये ईयरली में लीज रेंट चार्ज करूंगा 8 साल तक। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब क्वेश्चन में एक जगह आप देख रहे हैं 20% दिया हुआ था, है ना जी, 20% दिया हुआ था। तो क्या 20% ही आईआरआर? नहीं, बिल्कुल नहीं, 20% आईआरआर नहीं है। अब आईआरआर निकालने के लिए क्या होता है कि मैं, अब दो मेथड है, एक होता है इंटरपोलेशन, एक होता है इंटरपोलेशन, एक एक्सट्रापोलेशन होता है। तो मैं इंटरपोलेशन मेथड से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल मेथड है ये इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेट करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, दो रेट होना चाहिए और दो वैल्यू होना चाहिए। और दो वैल्यू कहाँ का होना चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और एक नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, है ना। तो मेरे को तो एक रेट चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप कोई भी रेट ले लो, आप यहाँ पे 40% ले लो, 8% ले लो, कोई भी रेट ले लो, है ना। तो मैं यहाँ पे 20% इसलिए लिया था क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह या कई जगह 20% का यूज किया हुआ था, तो मैंने 20% के हिसाब से रिटर्न निकालने का मतलब प्रेजेंट एनपीवी निकालने का कोशिश करा था। ये क्या निकाला हुआ है, जस्ट लाइक एनपीवी निकाला हुआ है। एनपीवी निकाला हुआ है, एनपीवी में क्या किया हुआ है, आउटफ्लो को लेस किया हुआ है, टोटल इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लाया हुआ है और इनका सम निकाले। तो जब आप ये 13,000 कैसे आया, 8,142 कैसे आया, जब हमने स्टडी मैथ से अपने सॉल्यूशन को मिलाया था तो मेरा आंसर थोड़ा डिफर करा। तो मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि सर कुछ ना कुछ गलत किए हैं और आगे बढ़ गए। ये थोड़ा सा अंतर इसलिए हुआ था क्योंकि हमने ज़्यादातर, आप देखें मैं एक्सेल फॉलो करता हूँ, तो मैं जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था उसको मैं 2 डिजिट तक लेकर के कैलकुलेट करा था, इसीलिए ये 3.74 लिया था और 13,000 आया था। बट नहीं, आप 3 से 4 डिजिट लेके चलोगे तो ये जो एनपीवी आएगा 8,142 आएगा, ठीक है जी। आप 8,142 ही मान के चलेंगे, 13,000 को आप इग्नोर कर देंगे। अच्छा, ये निगेटिव आया, मतलब कि 20% के हिसाब से मेरा एनपीवी लॉस में है, यानी कि मेरा 20% से कम अर्निंग होना चाहिए, है ना। 20% से कम अर्निंग होना चाहिए, 20% से कम में डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाऊंगा। तो अगला मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाऊंगा 16%। आप 14 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं भाई, ठीक है। आप 10 भी लगा करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला। तो मैंने 16% के हिसाब से सेम कैलकुलेशन करा, 2 लाख का आउटफ्लो, 50,000 को मैं पीवी एन्युटी फैक्टर 16% के हिसाब से 8 साल तक निकाला। तो मेरा वैल्यू जो अब नेट परसेंट वैल्यू आया वो मेरा पॉजिटिव आया। अब मैं निकालता हूं, आईआरआर निकालने जाता हूं बाय इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड क्या बोलता है, लोअर रेट प्लस, क्योंकि अब देखो 16% में तो पॉजिटिव है, तो 16% से तो ज्यादा है, मेरा आईआरआर 16% से ज्यादा होना चाहिए और 20% से कम होना चाहिए, यानी कि 16 और 20 के बीच में होना चाहिए। तो मैं लोअर रेट प्लस एनपीवी एट अ लोअर रेट इंटू हाई रेट माइनस लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपीवी एट अ लोअर रेट माइनस एनपीवी एट अ हायर रेट, ठीक। आप इसी फॉर्मूला पे आप इसको पुट करोगे ऊपर वाले वैल्यू को। 16% मेरा लोअर रेट था, लोअर रेट पे मेरा एनपीवी आया था 17,179, 20% माइनस 16% यानी कि 4%, डिवाइडेड बाई 17,179 माइनस, ये माइनस करना है और वो वैल्यू खुद माइनस में, 8,142 खुद माइनस में है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 8,142। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रेट होगा वो 18.71% होगा। अब आप 18.71% पे आप इसको कैलकुलेट करना, माइनस 2 लाख प्लस 50,000 इंटू पीवी ए एफ एन्युटी फैक्टर निकालना 18.71% पे, तो ये आपस में ये जीरो हो जाएगा जी। तो मेरा आईआरआर जो कैलकुलेट होगा 18.71% होगा और आपका जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वो 18.63% है। डोंट वरी कि हाँ सर आपका 18.71 क्यों आया, यहाँ पे 18.63 क्यों आया, ठीक है जी, सेम आंसर है। फ्रैक्शन में उतना हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट बोलता है डिजायर रेंट क्या होना चाहिए जब मैं 20% का अर्निंग रखता हूँ। कितना बेहतरीन सॉल्यूशन है, 2 लाख को मैं
PVAF 20% के हिसाब से 8 साल तक कैलकुलेट करता हूँ तो 52,000 का मेरा डिजायर रेंट होना चाहिए। मतलब 20% कमाने के लिए मुझे 52,000 रुपया चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, सी क्वेश्चन बोला था कि आपको निकालना है डिजायर लीज रेंट एट अर्न 20% IRR आफ्टर टैक्स। मेरे को 20% IRR कमाना है आफ्टर टैक्स, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने जो सॉल्व करा है, थोड़ा सा आप लोग को फैमिली होने का कोशिश करना। मैंने जो मैंने जो एनुअल रेंट माना है वो एक्स माना है, और IRR कहने का मतलब जो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू टोटल कैश आउटफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो लीज रेंट में से मैं एनुअल एक्सपेंस मतलब एक्स में से मैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया टोटल कि मैंने क्या क्या करा है। लीज रेंट में से एनुअल एक्सपेंस घटा दिए, डेप्रिसिएशन भी घटा दिए, और इसमें से मेरा 35% का टैक्स बचेगा, यानी कि आउटफ्लो होगा कितना 65% होगा। और ये 25,000 तो मेरा एग्जैक्टली कैश आउटफ्लो है नहीं, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा जी। और ये जो होगा मेरा पर ईयर होगा और सेम अमाउंट होगा, इसीलिए मैंने क्या यूज करा है, PVAF यूज करा है। 8 साल तक 20% का मेरा डिजायर रेट है, तो इसको इंटू कर दिया। अच्छा, प्लस सैल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये मैंने इसको जानबूझकर दिखाया क्यों, क्योंकि जब आप डी क्वेश्चन करोगे तो सेम सोल्यूशन होगा, बिल्कुल ही सेम सोल्यूशन होगा, सैल्वेज वैल्यू का यहाँ पे अमाउंट आएगा। ठीक है जी। आप इन सब का जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू 2 लाख होना चाहिए, तभी तो IRR हो रहा है वो, इनफ्लो और आउटफ्लो आपस में सेम होगा। आप इसे सॉल्व करो, 3.8375 आप 0.65x को मैं अगर रखता हूँ यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा 20,000 और 25,000 45,000 है ना। आप अब देखो 0.65x मतलब आप मल्टीप्लाई करो, मतलब ये कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है नहीं। मैं अगर इसे एक्सेल पे करके दिखाना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका। 20,000 और 25,000 यानी कि 45,000, आप देखो 45,000, इसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, माइनस 20,000 माइनस 25,000 कितना है 45,000, इसका आप 65% निकालो तो 29,250, यानी कि ये 0.65 इंटू हुआ एक्स में, यानी कि 0.65x, ये 0.65 इंटू हुआ 45,000 में तो माइनस 29,250, ये प्लस में 25,000 है तो ये आ गया, है ना जी। अब देखो ये इंटू में है ना, तो ये इंटू मेरा इधर आ जाएगा, ये तो इसको डिवाइड में हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई इतना, और ये 29,000 और ये 25,000 बच जाएगा मेरा 4,250 निगेटिव में। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू आएगा कितना, 86,727, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप ये कैलकुलेट कर लोगे, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। डी नंबर जो क्वेश्चन है, डी नंबर आप खुद से करेंगे, क्यों खुद से करेंगे, क्योंकि सेम सी जैसा ही बिल्कुल सेम है, बट आपको रीसेल वैल्यू 40,000 दे रखा है, तो आप जो आप सॉल्व करोगे तो ये जो मैंने करा ना 0.2325 इंटू 0, यहाँ पे आप 40,000 रखोगे, बाकी आगे का सोल्यूशन सेम करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको खुद करने के लिए दिया, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, बीटा लिमिटेड इज कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹50,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 ईयर। 50,000 का पर्सनल कंप्यूटर खरीदना चाहता है वो, और इसका जो लाइफ है 5 साल लाइफ है। द कंपनी प्लान टू एक्वायर द सेम इधर बाई बोरोइंग, मतलब 50,000 रुपये का उधार ले ले किसी बैंक से 15% के हिसाब से, और ऑन अ लीज, या तो कहीं से वो लीज पे इस कंप्यूटर को खरीद, मतलब ऑन लीज पे इसको ले ले 5 साल के लिए, है ना। द कंपनी विशेस टू नो द लीज रेंटल टू बी पेड एनुअली विच मैच द लोन ऑप्शन। The following further information is provided to you. The first, the principal amount of loan will be paid in a 5 annual equal installment. Okay, मतलब जो लोन अमाउंट होगा बैंक से जो लेगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा, यानी कि 10,000 10,000 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट, लीज रेंटल, प्रिंसिपल रिपेमेंट, ये सब जो होगा वो हर साल के
आखिरी तारीख को होगा, लास्ट ऑफ ईच ईयर। द फुल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द इफेक्टिव लाइफ ऑफ कंप्यूटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब SLM मेथड यूज होगा, वो टैक्स पर्पज से भी अलाउ है। द इफेक्टिव कंपनी टैक्स इज 40% एंड द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। दिस इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप 9% यूज करने वाले। द कंप्यूटर विल बी सोल्ड 1700 एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, मतलब सैलवेज वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है। कमीशन ऑन सच सेल, मतलब इसको सेल कराने के लिए 9% का आपको कमीशन पे करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनुअल लीज रेंटल पेबल बाय बीटा लिमिटेड, कितना पे करना चाहिए उसको, कितना पे होना चाहिए, विच विल रिजल्ट इन डिफरेंस टू द लोन ऑप्शन, जो कि मेरा लोन ऑप्शन से मैच होना चाहिए। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जी? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आफ्टर कैश फ्लो अंडर लोन ऑप्शन। देखो एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 50,000 का 5 साल में, यानी कि 10 साल, 10,000 10,000 10,000 पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या क्या होगा? पहला होगा 10,000 रुपये का मेरा आउटफ्लो पर ईयर जाने वाला है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकालने वाले हैं, तो पहला साल 50,000 का इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगले साल 10,000 मैंने पे कर, मतलब पहले साल के एंडिंग में पे करेंगे, तो अगले साल के एंडिंग तक क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, 40,000, तो 40,000 का 15%। सिमिलरली तीसरे साल के एंडिंग में क्या बैलेंस होगा आपका, 30,000। वैसे ही हम लोग 5 साल तक अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 7,500, 6,000, 4,500, 3,000 और 1,500। डेप्रिसिएशन एनुअली हम लोग कितना चार्ज करने वाले हैं जी, 50,000 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और इनफ्लो क्या होगा 5वें साल के अंतिम में, 1,700 का इनफ्लो होगा, जिसमें 9% का कमीशन पे करना पड़ेगा, 153 रुपया। तो जो मेरा वैल्यू आएगा 1,700 माइनस 153, वो टोटल का टोटल मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा WDV तो ऑलरेडी 0 है। इसमें मैं 40% का टैक्स पे करूंगा, और जो मेरा नेट इनफ्लो होगा 928 रुपये का नेट इनफ्लो होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट आउटफ्लो। टोटल इनफ्लो इधर निकल गया, अब हम बात करेंगे नेट आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो पहला साल 10,000 का यहाँ पे प्रिंसिपल का रिपेमेंट, दूसरे साल 10,000 का रिपेमेंट, तीसरे साल 10,000 का, वैसे ही 5वें साल रिपेमेंट। इंटरेस्ट पहला साल 7,500, दूसरा साल 6,000, 4,500, 3,000, 1,500। टोटल जो पे हुआ इस साल 17,500, 16,000, 14,500, 13,000, 11,500। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरा 10,000 का जाने वाला है, उसमें मेरा टैक्स सेविंग होगा 40%, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000। ठीक है सर। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग इस 7,500 के ऊपर 40%, 6,000 के ऊपर 40%, 4,500 के ऊपर 40%, 3,000 के ऊपर 40% और 1,500 के ऊपर 40%। यानी कि टोटल सेविंग कितना हुआ, टोटल सेविंग हुआ 4,000 प्लस 3,000 7,000, 4,000 प्लस 2,400 6,400। सिमिलरली वैसे ही 5 साल का निकाल लेंगे। तो नेट आउटफ्लो कितना हुआ, तो नेट आउटफ्लो हुआ प्रिंसिपल का रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट माइनस टोटल यहाँ पे जो इनफ्लो हुआ उसको घटा देंगे। यानी कि 17,500 में से आप 7,000 घटाओगे तो 10,500, वैसे ही आप हर साल का घटा दोगे तो आप 43,500। ये हुआ टोटल आउटफ्लो। आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, हर साल 0.92, ये जो 9% का आप यही फैक्टर लगा सकते हैं, तो आपका टोटल जो वैल्यू आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो वो आएगा 34,446, है ना। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आउटफ्लो आया 34,446, और जो मैंने बताया था कि मेरा इनफ्लो होने वाला है ये 928 रुपया का सैलवेज वैल्यू, उसको भी मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा, 5वें साल का प्रेजेंट पी फैक्टर लगाऊंगा तो 0.65 से मल्टीप्लाई करने के बाद 603, यानी कि टोटल जो मेरा आउटफ्लो होगा 33,000, इसे मैं लेस कर रहा हूँ 33,843। ठीक है। अब एनुअल लीज रेंटल आपको कैलकुलेट करना है। एनुअल लीज रेंटल में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली वही टोटल आउटफ्लो और इनफ्लो को आपस में बराबर कर देंगे, निकल जाएगा कि एटलीस्ट इतना मेरा एनुअल लीज रेंटल होना चाहिए। तो जो मेरा लीज का रेंटल लीज अमाउंट होगा उसका 40% टैक्स सेविंग, ठीक है, यानी कि 60% का पीवी फैक्टर, ठीक है, 5 साल तक 9% के हिसाब से। तो मैंने लीज रेंटल एल ले लिया इंटू 0.6 ले लिया
इंटू 0.389 इज इक्वल टू 33,843, यानी कि लीज रेंटल मिनिमम 14,500 होना चाहिए। लीज रेंटल पेबल एट द बीटा लिमिटेड शुड भी 14,500। आप यहाँ पे जो अपना आंसर देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, बट सिमिलरली बनाया मैंने 14,500। आप जैसे भी आप सॉल्व करना है वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन लीज रेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग के पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व करेंगे। ABC Leasing Limited is in the process of making out a proposal to lease certain equipment. The cost of the equipment is rupees 10 lakh at the period of lease is 10 year. लीज का पीरियड है 10 साल। इक्विपमेंट का कॉस्ट है 10 लाख रुपया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन additional information is available. You are required to determine equated annual rent to be charged for the proposal. देखो टू बी चार्ज क्या लग रहा है, लेसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है या लेसर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है? ये लेसर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, क्योंकि लेसर ने तो चार्ज करता है ना। द मशीन कैन बी डेप्रिसिएटेड fully over the 10 year on a straight line basis. The current effective tax rate is 40% and expected to go down 30% from the beginning of the 6th year. मैंने जो यहाँ पे लीज पीरियड है वो 10 साल का है, और जो टैक्स का रेट बता रहा है वो 40% बता रहा है फर्स्ट 5 ईयर तक, और छठे साल का बिगिनिंग से ये जो टैक्स रेट हो जाएगा 30% हो जाएगा, है ना। It is the normal objective to make 10% post-tax return in leasing pricing. मतलब ये कैसे दे रखा है 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है। लीज मैनेजमेंट फी ऑफ 1% of the value of the asset is usually collected from the lessee upon signing of contract of lessee to cover the overhead cost related to the processing of proposal. Annual lease rental are collected at the beginning of annual year, और एनुअल लीज जो होगा वो साल के शुरुआत में ही कलेक्ट किए जाएंगे। इसको भी बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं, बहुत साधारण तरीका से बनाएंगे, कोई टफ तरीका अपनाने का नहीं है, बहुत साधारण तरीका से बनाएंगे। बस थोड़ा सा अलाइनमेंट सेव कर लें। ओके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है? इक्विपमेंट का कॉस्ट दे रखा है 10 लाख रुपया, जो कि इनिशियली आउटफ्लो होगा। लाइफ दे रखा है 10 साल तक, जो कि SLM डेप्रिसिएशन मेथड में भी यूज होगा। टैक्स का रेट दे रखा है पहला से 5वां साल तक 40%, 6 से 10वां साल तक 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे रखा है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है इसको आप जब एग्जाम में सॉल्व करके आओगे तो वैसे मत लिखना। क्यों मैंने ये लिखा है? क्योंकि ये इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज हम लोग साल के बिगिनिंग ईयर में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और ये है, ये बात कर रहा है, क्वेश्चन है लेसर पर्सपेक्टिव से, तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि टैक्स सेविंग होगा, है ना। इसको पे करना पड़ेगा। तो जो पहला साल का जो टैक्स होता है, पहला साल का जो टैक्स का लायबिलिटी होता है वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं ना। ऐसा तो है ना कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो 31 तारीख, जैसे 31 मार्च को क्लोज हुआ या 31 जनवरी दिसंबर को क्लोज हुआ तो 31 दिसंबर को टैक्स पेमेंट कर देते हैं, वो हम अगले साल में पे करते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि पहला ईयर का टैक्स नेक्स्ट ईयर में आउटफ्लो होगा। ये मेरे लिए डिसीजन मेकिंग में हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। अच्छा, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इनफ्लो पर्सपेक्टिव से। हमने यहाँ पे एक्स माना है लीज रेंट को, तो इनिशियली 0 पीरियड पे, क्योंकि हम लोग साल के शुरुआती में ही लीज रेंटल लेना शुरू कर देंगे, आखिरी में नहीं लेंगे। एक्स रेंट लिए, लीज रेंट लिए, टैक्स तो कुछ पे करेंगे नहीं उस साल, उसका टैक्स हम लोग कब पे करेंगे? अगले साल पे करेंगे, है ना। तो टोटल इनफ्लो मेरा उस साल का एक्स, पी फैक्टर, क्योंकि मेरा इनिशियली लेवल पे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो 1 ही होगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एक्स। पहला से 5वां साल तक मैं एक्स रेंट ले रहा हूँ, ठीक है जी। जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ वो 0.4 मतलब 40% टैक्स पे कर दिए, यानी कि नेट इनफ्लो मेरा 60% का हुआ।
इस साल का। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से मैं 1 से 5 साल का निकालूंगा। मैंने डिफरेंशियली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना सिखा दिया था पहला क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन। 3.79 प्रेजेंट वैल्यू आप निकालो, 3.79 इंटू नेट कैश इनफ्लो इंटू 0.06, यहाँ पे आ गया 2.2745। ठीक है सर। आप फिर छठा से 9वां साल तक आप जब निकालोगे तो आपका जो लीज रेंट होगा x होगा, है ना। यहाँ पे टैक्स का जो जाना होगा 0.3x जाएगा, ठीक है। यानी कि जो टैक्स सॉरी इनफ्लो जो होगा 30% यहाँ पे, क्योंकि टैक्स यहाँ पे टैक्स का रेट इस साल से 6 साल से 10वां साल तक टैक्स का रेट चेंज हो गया, तो 30% मेरा टैक्स पे होगा, तो 70% मेरा इनफ्लो होगा। और 6 से 9 साल तक का मेरा पी फैक्टर जो होगा 1.96 होगा। ठीक है सर, ओके। 10वां साल तक, ओ सॉरी, ये जो लीज रेंट है ना, यहाँ पे एक्स जो मैंने लिखा है ये एक्स नहीं होगा, सॉरी सॉरी सर। ये जो मैंने यहाँ पे 10वां साल में लीज रेंट एक्स लिख दिया, ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तो 10वां साल का तो रेंट हम लोग 1 मिनट, 0 पीरियड पे 1 साल 1 साल 1 साल नहीं, ये यहाँ पे रेंट नहीं होगा। रेंट तो हम लोग ऑलरेडी सबका सब पे कर चुके होंगे। 10वां साल में हम लोग सिर्फ क्या नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग टैक्स पे कर रहे होंगे 0.3x, ठीक है। तो 0.3x हम लोग क्योंकि अगले साल पे करेंगे। देखो 4 साल 3 7 साल, सॉरी ओके, देखो पहला साल का लीज तो हम लोग, पहला साल का लीज रेंटल हम लोग 0 पीरियड पे ले लिए, मतलब साल की शुरुआत पे ले लिए। पहला साल से 5वां साल तक का लीज रेंट हम लोग यहाँ पे ले लिए, यानी कि 6 साल हो गया। और 6 साल, छठा साल, 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, 9 साल का रेंट यहाँ पे ले लिया, यानी कि पूरे 10 साल का रेंट आप ले चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ 10वां साल आप जो है, ये जो पिछले साल टैक्स मतलब जो लीज रेंट लिए थे उसका आप टैक्स पे करोगे 30%, ये सिर्फ आउटफ्लो होगा, है ना। तो 10वां साल का जो पी फैक्टर होगा 0.3855, ये यहाँ पे आपका टैक्स का जाना होगा, सिर्फ टैक्स को आप यहाँ पे आउटफ्लो में काउंट करेंगे। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को कितना हो जाएगा, इन सब का सम करोगे आप तो 4.53645 जो भी आएगा आप यहाँ पे देख लेंगे जी। उसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, 1 मिनट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल टैक्स सेविंग ऑन अ डेप्रिसिएशन। तो पहला साल से 5वां साल आपका जो डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख के ऊपर 40,000, सॉरी 1 लाख पे तो हर साल डेप्रिसिएशन होने जाना है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में अगर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किए थे 10 लाख के ऊपर 10 साल के लिए 1 लाख रुपया पर ईयर डेप्रिसिएशन आना है जी। तो 40,000 रुपया का टैक्स सेविंग होगा पर ईयर। पीवीएएफ यहाँ पे है, ये पीवीएएफ है, पीवीएफ नहीं है, पीवीएएफ है। 40,000 इंटू 3.79 यानी कि 1,51,600। छठा साल से 10वां साल तक आपका जो टैक्स सेविंग होगा वो 30% का होगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर 30%, 30,000 का कैश का बचत होगा यहाँ पे। और जो 6 साल से 10 साल का डिफरेंशियल पी फैक्टर निकालेंगे तो 2.3540 आएगा, जो कि 70,000 के हिसाब से होगा। वो मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने करा था, डिफरेंशियल ईयर के बिटवीन जो हमने निकाला था पी फैक्टर, वैसे यहाँ पे भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, अब आपको निकालना है फॉर इक्वेटेड एनुअल लीज रेंटल के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल आउटफ्लो। तो मेरा जो इनफ्लो होने वाला है, एक इनफ्लो मेरा 4.5364x ये होने वाला है रेंट पर्सपेक्टिव से। 2,22,220 ये मेरा इनफ्लो होने वाला है फॉर डेप्रिसिएशन पर्सपेक्टिव से। और आउटफ्लो जो होने वाला है वो मेरा 10 लाख का होने वाला है। और इसी बेस पे आप x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका रेंटल अमाउंट निकल के आ जाएगा 1,71,453। आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,71,453 ही आंसर होना चाहिए, है ना। सो दैट्स इट, लीजिंग मैंने करा दिया यहाँ पर। आपका पेपर 14 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन अभी भी होंगे, नहीं अभी भी मेरे पास कुछ लीजिंग में प्रॉब्लम है, सो इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि जब आप खुद बनाओगे तो आपको इश्यूज या प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मैंने पहले ही बोला, आप हमारे व्हाट्सएप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपको लेना है तो आप ले लो, इस पर आप मैसेज कर देना। मैं आपको अपने व्हाट्सएप का जो CMA फाइनल ग्रुप है उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूँगा, और आप वहाँ पे क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आप मेरे से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं ये नोट्स जो है, मैं ये जो हैंड रिटन जो सोल्यूशन है, मैं भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर लेना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसे भी देख करके बना लेना, और खुद से ज़रूर बनाना, तभी ये फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से बनाओगे नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, एक लाइन याद रखना, बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्शन नहीं ला सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाथ चलाने के लिए पहले से ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। मतलब आप अगर एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट बढ़ा रहे हो, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, उससे अच्छा है कि आप घर पे एग्जाम दो और घर पे ही पास करो, घर पे ही फेल हो जाओ। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट पेपर आता है आप उसको सॉल्व करो, आप खुद इवेल्युएट करो कि मैं यहाँ पास हो पा रहा हूँ। 3 घंटे बैठो और खुद सॉल्व करो। थोड़ा मुश्किल है, बट मुश्किल ही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, आप आसान चीज़ सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकते। तो थोड़ा घर पे आप बनाओ SFM का, आप मॉक टेस्ट पेपर 1 साल का बना के देखो। पहला मॉक टेस्ट पेपर, ऐसा नहीं समझो कि ये ईजी है या टफ है, कोई मॉक टेस्ट पेपर उठा लो और खुद बनाओ, देखो 3 घंटे में आपका स्थिति है। आप अगर 3 घंटे घर पे बैठ नहीं पाते हो तो समझो कि एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ भी रहे हैं तो वो आपका, मतलब क्या बोल सकते हैं कि अंडर प्रेशर बैठ रहे हैं। मतलब आप घर पे भी उतना पेशेंस नहीं कि मैं 3 घंटे एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मुश्किल है ना। तो SFM के लिए सबसे पहला आप MTP जरूर बनाएं। MTP इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MTP से क्वेश्चन आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका इवेल्युएशन होगा, खुद का इवेल्युएशन होगा, सेल्फ इवेल्युएशन होगा, और आपको ये समझ में आया कि मेरा लेवल क्या है, मैं एग्जामिनेशन में पास कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं घर पे ही अगर MTP बना करके पास नहीं कर पा रहा हूँ तो एग्जामिनेशन में तो हो सकता है 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, टोटल का टोटल, जो लोग बोलते हैं कि स्टडी मैथ से क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर का स्कैनर से क्वेश्चन आता है, बट आई डोंट थिंक, कुछ ना कुछ तो अलग क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो कहीं भी नहीं होगा। मतलब हर अटेम्प्ट में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है कि ना ही वो मुझे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिखता है, ना ही वो मुझे स्कैनर में क्वेश्चन दिखता है। तो उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, और एटलीस्ट MTP में तो वो सारे क्वेश्चन है जो आपका स्टडी मटेरियल और स्कैनर में क्वेश्चन है ना। तो आप अटेम्प्ट एग्जामिनेशन में बढ़ाने से अच्छा है कि आप MTP 1 बनाओ, पास नहीं करते 2 बनाओ, 3rd बनाओ, 4th बनाओ, 4 बार यहीं पे फेल कर जाओ, घर पे ही फेल कर जाओ, ताकि 5वें बार जब एग्जाम में बैठो तो आप पास कर जाओगे। ठीक है जी। और ये जरूरी है, क्यों? प्रैक्टिस पर्पज से भी जरूरी है, और दूसरा आपको अपना लेवल भी पता चलेगा कि हाँ मैं एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को अगर आप नए हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे भी कई वीडियो बनाऊंगा तो आप हमारे वीडियो देख पाएँ। और शेयर करना ये सारे वीडियो बच्चों के साथ जो आपके दोस्त हैं, जो अभी भी ग्रुप 3rd की पढ़ाई कर रहे हैं, SFM पढ़ रहे हैं, जो लीजिंग का उनको हेल्प हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस फैटर्निटी को हेल्प करना है, मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि अपने ये जो फैटर्निटी है CMA का, वो एक फैमिली के जैसा बना के रखना है ना, कि ऐसा नहीं कि हम पास करेंगे तो अब कोई मतलब है नहीं। इसके लिए सोचना पड़ेगा, अपने दोस्तों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। सो जितना शेयर करना है उतना शेयर कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, हेल्पिंग हैंड बने रहिए लाइफ में, और कुछ नहीं है। जितना हेल्प करोगे उतना ही आप इस दुनिया में छोड़ के जाने वाले हैं, और कुछ छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। ये चीज़ कभी दिमाग में मत रखना, कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ नहीं। हाँ, मैं अगर ये चीज़ किसी के साथ शेयर कर दूंगा तो वो पास कर जाएगा और मैं शायद यहीं पर रह जाऊंगा, ऐसा अगर आप सोचे हुए हैं तो आप गलत सोचे हुए हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा बी पॉजिटिव। और टाइम तो ख़राब चल ही रहा है, सब कोई जानता है टाइम ख़राब चल रहा है, पूरा देश भी समझ रहा है टाइम ख़राब चल रहा है। सो अच्छे से रहें, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी स्टडिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।